गुड आफ्टरनून, जय हिंद। इनफैक्ट मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ एक विशेष टॉपिक को साथ लेकर के। और ये टॉपिक है बेसिकली द स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव से रिलेटेड ये टॉपिक है कि जो मानसिक तनाव या किसी भी चीज़ को लेके तनाव जो है हम लोगों को होता है या किसी भी इंसान को होता है, तो उस तनाव क्या होता है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्यों होता है और कैसे इससे हम लोग फाइट कर सकते हैं। इस पे जो वट एवर मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ। एज रिगार्ड्स तनाव, जहाँ तक बात है कि जब मेरी भटिंडा में पोस्टिंग थी 2005 से लेकर के 2009 एंड तक आप कह सकते हैं, तो 2005 और 6 में जो है आर्म फोर्सेस में काफ़ी सुसाइड्स हुए थे। और कुछ ऐसे केसेस भी हुए थे कि जिसमें काफ़ी, जिसको ना फेट्रिसाइड जिसको बोलते हैं कि भाई आप, एक जवान ने पता लगा कि 4 लोगों को मार दिया, अफसरों को मार दिया या किसी और को मार दिया, इस टाइप से कुछ इंसिडेंट्स हुए थे। तो उस समय पे जो है मिनिस्ट्री ने ये डायरेक्शन दी थी कि भाई इस सब्जेक्ट पे काम किया जाए कि कैसे जो है आर्म फोर्सेस के अंदर जो है स्ट्रेस को कम किया जाए, तनाव को कम किया जाए जवानों के अंदर, ऑफिसर्स के बीच में। तो तब मुझे याद है कि मेरा नाम सजेस्ट किया गया था। मैं बठिंडा में एक यूनिट कमांड कर रहा था, फील्ड हॉस्पिटल, जिसको 45 बेडेड हॉस्पिटल बोलते हैं, जो कि मूव करता है लड़ाई के समय पे, उस कहीं भी मूव कर सकता है, और जो है सर्जिकल टीम उसके साथ होती है। वैसे मेरा कोई ये विशेष तौर पे ये मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, बट उस समय मुझे टास्क मिला था। तो मेरी एक आदत है कि मैं, अगर कोई मुझे टास्क मिलता है या काम मिलता है, तो मैं उसको फिर पूरी कोशिश करता हूँ जितना मेरा दम है उस करने की। और मैंने जो है अपने क्लर्क जो मेरे थे, मिस्टर द्विवेदी, जो हवलदार द्विवेदी थे उसमें पे, और उनको मैंने उस टाइम बोला था कि द्विवेदी साहब जो है कंप्यूटर लेके मेरे घर पे आ जाओ, और जब तक ये इस पे काम मेरा ख़त्म नहीं होगा तब तक हम साथ ही रहेंगे, दोनों लोग साथ में खाएंगे, साथ में बैठेंगे सब। आपका काम इतना ही है कि मैं जो बोलता जाऊंगा आप नोट करते जाना, उसको कंप्यूटर अपना करते जाना, फिर देन बाद में देखें क्या बनता है। तो रफली 36 आवर्स की मेहनत के बाद में, कंटिन्यूस 36 आवर्स, एक डॉक्यूमेंट तैयार हुआ था। और उस डॉक्यूमेंट को जो है इन वन गो इट वाज एक्सेप्टेड बाय हेडक्वार्टर, और इसकी कॉपीज बना करके उस डॉक्यूमेंट की, पैम्फलेट बोलते हैं इसको, तो इट वाज ए पैम्फलेट ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट इन आर्म्ड फोर्सेस। मोर देन 800 यूनिट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था प्रिंट फॉर्म के अंदर। उसके बाद मुझे काफ़ी जो इनविटेशन मिलते थे डिफरेंट यूनिट से, स्टेशन से, मैं जाके कि मैं इस टॉपिक पे आम लोगों के साथ बात करता था, जवानों के साथ, फैमिलीज के साथ में। ये तो गैदरिंग है, तो हमारी गैदरिंग तो कुछ भी नहीं है, तो उसमें रफली 500-600 लोग, 1000 लोग हुआ करते थे। काफ़ी दिनों के बाद मुझे मेरे मन में ये बात आई, अभी बीच में जो है वॉर टाइम सिनेरियो चल रहा था, और वॉर टाइप सिनेरियो के अंदर जो है क्या होता है, एक मास लेवल के ऊपर स्ट्रेस होता है, चाहे अपना देश हो चाहे वो दुश्मन का देश हो, चाहे आप जीत रहे हो चाहे आप हार रहे हो, ठीक है। एक मास लेवल पे आम जनता के बीच में, आम जनता में जो है वो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है। क्या होगा, ऐसा तो नहीं हमारे ही शहर पे बम गिर जाएगा। जिसके बच्चे लड़ाई के मैदान में लड़ रहे होते हैं, उनके परिवारों में, उनके रिश्तेदारों में, उनकी फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में, इनफैक्ट उस गांव के लोगों के बीच में भी काफ़ी तनाव का होता है कि पता नहीं किसके यहाँ पे जो है वो कॉफिन में या तरंगे में लिपटी हुई जो है बॉडी है। तो एक इस टाइप का जब ये सिनेरियो चल रहा था मई के फर्स्ट वीक के अंदर, तो मेरे दिमाग में बात आई क्यों ना इस सब्जेक्ट पे बात की जाए, क्योंकि 2020 और 2021 में भी जो है पूरी दुनिया जो है तनाव से ग्रस्त हुई थी। जैसे कि आपको पता है कि कोविड की बीमारी चली थी, जिसको कुछ लोग जो हैं बनाया हुआ वायरस भी बोल रहे थे कि चाइना में बनाया गया था, तो इसको आप बायोलॉजिकल वारफेयर के नाम से भी समझ सकते थे। और उस समय जैसे कि आपको सबको पता है कि पूरे दुनिया के अंदर जो है
क्या कहते हैं अपना लॉकडाउन किया गया था, और उस लॉकडाउन से ये हुआ था कि पूरी दुनिया एंड स्टैंड स्टिल हो गई थी। मतलब इस लेवल पे तनाव और स्ट्रेस था दुनिया के अंदर कोविड के टाइम पे। वो जो 2 साल गए हैं 2020 और 2021 के, उस समय पे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जो वॉरियर्स थे, वो हम लोग हेल्थ केयर फील्ड वाले थे, और जो पुलिस वाले थे वॉरियर्स थे। और उस समय पे जो है हमने जहाँ तक हमने देखा था उस समय पे, क्योंकि मैं इस हॉस्पिटल में था उस समय पे, हॉस्पिटल के अंदर ही रहता था, 3rd फ्लोर के ऊपर, ऐसा समय भी आया कि किसी के बहुत ही नियर एंड डियर वंस एक्सपायर हुए, और उनके बच्चों ने या उनके रिश्तेदारों ने डेड बॉडी को लेने से भी एक्सेप्ट करते थे, देखते नहीं। इनफैक्ट हम लोगों को डायरेक्शन मिलती थी कि भी इसको एम्बुलेंस पे डाल के आप सो जो है शमशान घाट में बॉडी पहुंचवाइए, वहाँ पे इनका राइट होंगे, लास्ट राइट्स होंगे। इस लेवल का स्ट्रेस जो है उस समय में हमने देखा कोविड के टाइम पे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विद दिस बैकग्राउंड जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। जो कर्नल IVS गहलोत, CEO एंड मेडिकल डायरेक्टर ऑफ पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद, इस टॉपिक के ऊपर जो है आपसे बात करने के लिए। तो गुड आफ्टरनून। लेट द स्ट्रेस बिगिन। ये जो स्लाइड है ये बनाई मैंने ये आपको बताने के लिए कि भाई इसको बनाने में भी बड़ा स्ट्रेस हुआ था, क्योंकि जितनी भी स्लाइड्स मिल रही थी मुझे उसमें सब में गुड मॉर्निंग लेट द स्ट्रेस बिगिन लिखा हुआ था। तो मेरे जो IT वाले हैं सबने जोर लगाया, और फाइनली देन आई रिक्वेस्टेड टोल्ड IT पीपल, मैं छोड़ दो यार, मैं खुद ही बना लूँगा। एंड ये रफली मुझे करीब 2-3 घंटे लगे गुड आफ्टरनून लेट स्ट्रेस बिगिन वाली स्लाइड बनाने के अंदर। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये है कि वेन एवर यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट सिचुएशन एंड वेर एवर यू आर स्टक, the stress begins. You can see this picture. This lady is sitting here totally surrounded by papers, totally disorganized, and here is the result. She's looking for something, but she's pulling her head and crying like anything. The second picture, this young boy is looking under stress, kept his hands over his head and thinking something. He might be a student of class 12th or some degree or some professional listing, and wherever during before exams, before the start of exams, ये सिचुएशन होती है यंग पीपल की कि क्या होगा एग्जाम के अंदर, व्हाट विल हैपन, will I succeed in this examination, or am I going to top, or am I going to fail the examination? As per their personality, the students feel the stress or obstruction or any problem. What happens? The reaction, the fight or flight reaction. कोई प्रॉब्लम आती है या तो उससे भागने की कोशिश करेंगे या उससे मुकाबला करने की कोशिश करेंगे। At that point of time, hormones, the adrenaline, noradrenaline and cortisol hormones are secreted in the body, resulting into the increase of heart rate, respiratory rate. Fats and glucose, they metabolize to give instant energy. Blood flow to the periphery decreases, and like areas of muscles and the periphery that becomes cool. Perspiration increases, पसीना आने लग जाता है। Immune system थोड़ा suppress होना शुरू हो जाता है, और as soon as the threat is removed, difficulty is over, the acetylcholine is released, and finally these three hormones, adrenaline, noradrenaline and cortisol, their levels low down, and ultimately you become the normal. So this is the basic physiology of stress
what happens when someone faces any difficulty and problem in his life. This is a little bit of statistics. As you are aware, in 2020, the COVID was there. Almost 190 people in the world, they experience some or the other type of the stress in their life. 2021 की स्टडी है गैलप ग्लोबल इमोशंस रिपोर्ट फॉर 2021. In another report, the 51% of adults who felt stressed reported feeling depressed. The 61% reported feeling anxious. Of the people who said they had felt stress at some point of time in their life, 16% had self-harm. They did something to their body. 32% said they had suicidal thoughts and feelings. जो 32% थे उनके दिमाग में बात आ रही थी कि जो है सुसाइड कर सकते हैं, फीलिंग आ रही थी उसकी. In another report, it said that 77% Indians experience at least one symptom of stress regularly. भारत के अंदर जो 77% लोग हैं वो कभी न कभी उनको एटलीस्ट वन सिम्टम जो है स्ट्रेस का वो लोग फील करते हैं. एक अनदर रिपोर्ट, इप्सॉस ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2024, what this report says, 1 in 2 Indian have experienced stress to the extent that it impacted their daily life. मतलब 2 में से 1 भारतीय जो है उसको इतना स्ट्रेस होता है कि वो उसकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है in the last 1 year. 1 in 4 Indians, that is 22%, have been in such a stress scenario several times. 4 में से 1 इंडियन जो है वो साल में कई बार इस टाइप के स्ट्रेस को फील करता है. 31% have experienced stress at least once. 31% लोग जो है भारत के अंदर साल में कम से कम एक बार स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरते हैं. What is alarming is the generation millennials and Gen Z, the people, those who have born between 1981 and 96, these are millennials, 40-42 साल की उम्र वाले लोग जो हैं, and Gen Z 1997 से 2012 तक के जो बच्चे हैं, इनके अंदर क्या हो रहा है कि ये अभी काफी स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं. ये वाली जो जनरेशन है मिलेनियल की और जेन जी वाली जो है, दे हैव हायर लेवल्स ऑफ एंजाइटी. व्हाई दे हैव हायर लेवल्स ऑफ एंजाइटी? बिकॉज द लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, द कम्युनिकेशन मीन्स आर चेंजिंग, लाइफ हैज बिकम वेरी फास्ट. एवरी डे of something or the other gazette is coming in the life. लैक ऑफ स्टैमिना. बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर ना तो उतना समय है, ना उतनी एनर्जी है, ना उतनी नॉलेज है. And they are eating what they are eating, not regular food, junk food these people are eating. So what they are undergoing, higher levels of anxiety, lack of stamina, obesity, lack of sleep and early burnout. This population जो है millennials and Gen Z, ये एक बहुत ही जो है अर्जेंट सिग्नल दे रहा है कि वी मस्ट डू समथिंग फॉर दिस पॉपुलेशन, फॉर दीज यंग पीपल. व्हाट इज स्ट्रेस? तनाव है क्या चीज एक्चुअली? ये बेसिकली तनाव क्या है? एज पर WHO, a state of worry and mental tension caused by any difficulty or problem or obstruction. It's a natural human response. ये अलग से नहीं आई है, नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है ये. Everyone experiences stress to some degree. कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको तनाव ना होता हो कभी ना कभी. The way we respond to stress, however, makes a big difference to our overall well-being. जैसे हम रिस्पॉन्स करते हैं, जिस टाइप की हम पर्सनैलिटी होते हैं, उसी टाइप से हम रिस्पॉन्ड करते हैं. एंड ये हमारी जो है, ये जो डिफरेंस, यही हमारी ओवरऑल वेलबींग जो है, इंसान की ओवरऑल वेलबींग को दर्शाता है.
तो क्या बोला इसने, WHO ने, a state of worry and mental tension caused by difficult situation. Stress is a natural human response that prompts us to address challenges and threats in our life, and everyone experiences stress to some degree. This is the definition given by the WHO. As regards definition by Oxford English Dictionary, इसको आप 3 भागों में कर सकते हैं. The stress is a physical and mental overexertion and pressure of adverse influences or circumstances. पहला part. Second thing is what it does, that disturbs the natural physiological balance of the body. And third one is manifestation, manifesting in physical, mental and emotional disturbances. तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बोला कि इट्स ए फिजिकल एंड मेंटल ओवरएक्सर्शन, pressure of adverse influences or circumstances that disturbs the natural physiological balance of the body, leading to physical, mental and emotional distress. सिंपल सर इसको 3 भागों में बांट करके इसने एक्सप्लेन किया. What these behavioral scientists define, or how these behavioral scientists define the stress? As per behavioral scientists, an adaptive response to external situation. It is a adaptive response that result in physical, psychological and or behavioral deviations for organizational participants. ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वेदर इज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रेलवेज, ठीक है, क्या कह रहा है ये, इट्स एन एडॉप्टिव रेस्पॉन्स to an external situation in which physical, psychological and behavioral deviations होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं उनके अंदर. Then what does it involve? The stress management involves understanding and managing the body's response to stressful situation. कैसे हो सकता है ये सिचुएशन, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. इफ स्ट्रेस इज पॉजिटिव, यू स्ट्रेस बोलते हैं इसको, देन इट इज गुड. इफ इट इज नेगेटिव, देन इट लीड्स टू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द बॉडी, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द सोसाइटी. ठीक है, दैट्स द रीजन द स्ट्रेस मैनेजमेंट इज अबाउट डेवलपिंग strategies to cope with daily pressures, find balances in life and maintain a positive attitude. क्या बोला इसने कि डेवलपिंग, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज डेवलप करनी है, होती हैं डेली प्रेशर्स को फाइट करने के लिए, टू फाइंड बैलेंस इन लाइफ एंड मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड. अगर हमने पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन कर लिया तो लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी सॉर्टेड आउट. अब स्ट्रेस को करता कौन है, कैसे स्ट्रेस आता है, ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेसर्स बोलते हैं. तनाव को करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको स्ट्रेसर कहा जाता है. इसको 3 भागों में मैंने डिवाइड किया कि इंडिविजुअल और फैमिली स्ट्रेसर्स, ऐसे तनाव के फैक्टर जो कि आपके अपने अंदर अपनी वजह से या फैमिली की वजह से होते हैं, या दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसर्स जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम की वजह से या से जो आपको स्ट्रेसर्स होते हैं लाइफ के अंदर. और तीसरा है एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, कि आपका जो एनवायरमेंट है, आपका जो टाउन है, शहर है, मोहल्ला है, कंट्री है, वेदर है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री है, ठीक है, पीस इन द कंट्री है, वो सब चीजें जो हैं वो सारे के सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स के अंदर आते हैं. अब एक एक करके देखते हैं इनको हम कि इंडिविजुअल और फैमिली स्ट्रेसर्स क्या हैं. अगर हम वैसे देखें कि स्ट्रेसर्स की बात करें फैमिली के अंदर, तो पिछले जो 30-35 साल 40 साल के अंदर जो हमने देखा, हमने अपनी लाइफ के अंदर देखा है कि जब हम लोग बच्चे थे तो उस समय पे जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था. और जॉइंट फैमिली के अंदर, जॉइंट फैमिली मतलब जिसमें कि 3 जनरेशन एक साथ रहती हैं. कितनी रहती हैं? 3 जनरेशन कम से कम. ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और उनके बच्चे, ठीक है, तो 3
जो है, अब क्या हुआ कि हमारे देखते देखते ही जो है, हमारी पिछले जो है 40-45 साल के समय के अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई दुनिया के अंदर, कंट्री के अंदर, लोग अपने घरों से निकल के काम करने के लिए बाहर जाने लगे, गांव से शहर में मूव करने लगे। ठीक है। और इन द बार्गेन क्या हुआ कि ब्रेक डाउन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम शुरू हो गया। क्या हो गया कि जो जॉइंट फैमिली जो आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले थी, आज भी कुछ गांव में अभी भी एग्जिस्ट करती है, मगर शहरों के अंदर आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम है शहरों के अंदर। ठीक है। शहरों में आप अपने काम कर नौकरी करने आए, शादी की, वाइफ साथ में आ गई, बच्चा 1-2 बच्चे हुए, वो आपकी न्यूक्लियर फैमिली बन गई। ठीक है। ना नीचे है कोई, ना ऊपर है कोई। ठीक है। ना ग्रैंड पेरेंट्स है। अब बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, व्हाट हैज हैपेंड? डिस्टर्ब चाइल्डहुड हो गया। जो 1 या 2 बच्चे हुए इस न्यूक्लियर फैमिली के अंदर, इनको कोई ग्रैंड पेरेंट्स के रूप में कहानी सुनाने वाला नहीं था। इनको कोई ये बताने वाला नहीं था कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। न्यूक्लियर फैमिली में क्या हुआ कि हस्बैंड काम कर रहा है, वाइफ ने भी काम करना शुरू कर दिया, और बच्चों को लिए हम ये देखने लगे कि क्रच कोई है कि नहीं है, कैसे बच्चों को कहाँ डालें, इसको कैसे वो करें। तो तीनों लोग अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग जगह चले गए। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, देन फर्दर क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स एंड ब्रदर्स। कि नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे बच्चे बड़े होते हैं या बाहर निकलते हो तो प्रॉपर्टी डिवीजन हो रहा है, जमीन जायदाद बढ़ रही है, तो उसमें आपका कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो कन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स एंड ब्रदर्स यहां पे दिखाया जा रहा है। देन इसी न्यूक्लियर फैमिली के अंदर अब क्या देखोगे आप कि इंट्रूसिव इन लॉज। अब क्योंकि अब पेरेंट्स तो है ही नहीं, तो लड़की को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करती है, सीधा अपनी मां से बात करती है। लड़के को प्रॉब्लम आती है, वो अपनी मां से बात करता है, एंड वॉट एवर दे सजेस्ट। ठीक है। तो जो आपके जो क्या नाम है, जनरेशन एक्स वाले लोग हैं, जो कि 40 साल से ऊपर वाले लोग हैं, उनको खुद को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो जो वट एवर दे अंडरस्टैंड वो अपने बच्चों को सलाह देते हैं। इन द बार्गेन व्हाट हैज हैपेंड, मैरिटल डिस्कॉर्ड शुरू हो जाता है। ठीक है। वो भी शादी शुरू ढंग से हुई नहीं है, मैरिटल डिस्कॉर्ड, डिस्कशंस, इक्वालिटी, कि हम बराबर हैं सब लोग, तो भाई मैं भी नौकरी कर रही हूं, तुम भी नौकरी कर रहे हो, तो भैया खाना बनाओगे, बर्तन तुम मांजोगे। तो ये चीजें शुरू हो गई। जब ये चीज शुरू हो गई तो ये छोटे छोटे से स्ट्रेसर्स हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, मैरिटल डिस्कॉर्ड एंड द रेट ऑफ डाइवर्स बढ़ते चले जा रहे हैं। नतीजा यहां आ गया कि सिंगल पेरेंट सिस्टम शुरू हो गया, डाइवर्स हो गया, बच्चा माँ के पास आ गया या बाप के पास आ गया। ठीक है। तो मेड सर्वेंट जो है वो बच्चे को देख रही है। ब्रोकन लव अफेयर्स, जिनकी शादी नहीं हुई, लिविंग इन सिस्टम में चल रहे हैं, लव अफेयर ब्रोकन हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकअप को, ब्रेकअप। ब्रेकअप हो गया, बड़ा अच्छा शब्द है, सुनने बड़ा अच्छा लग रहा है, ब्रेकअप, है ना, बड़ा पॉजिटिव सा वर्ड लगता है सुनने में, मगर इसके इफेक्ट सारे नेगेटिव है ना। अब बड़ी खुशी से बोलते हैं मेरे 2 ब्रेकअप हो गए। ठीक है। और वो भी कैसे कि सिगरेट पीते हुए, लड़की भी सिगरेट पी रही, लड़का भी सिगरेट पी रहा है, शाम को अपना हाथ में डाल के चल रहे हैं, अब बात कर रहे हैं दिस वाज माय 3rd ब्रेकअप। ठीक। अब जब इतनी सारी कहानियां हो गई, ब्रेकअप की कहानी शुरू हो गई, मैरिटल डिस्कॉर्ड हो गई, बच्चे कहां से पैदा होंगे, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ गई। अब जैसी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ गई तो फिर आप भाग रहे हो आईवीएफ के लिए। लड़कियों की उम्र बढ़ गई शादी की। ठीक है। पहले भी हम ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर नौकरी करेंगे, फिर शादी करेंगे, तब तक वो 30-35 साल की उम्र, 30 के आसपास प्लस माइनस लड़कियों की उम्र हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ऊपर से ये स्ट्रेस चल रहा है घर के अंदर भी और ऑर्गेनाइजेशन में। अब इनफर्टिलिटी, उसके बाद में बात आती है डिजायर फॉर ए सन। ये हमारे जमाने के लोगों के दिमाग में ज्यादा होती थी कि लड़का होना चाहिए, शायद आजकल भी होता होगा, गांव में तो अभी भी है कि भाई लड़की होगी तो नहीं 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 भाई ऐसे कैसे काम चलेगा, हमारा खानदान कैसे चलेगा।
वंश कैसे चलेगा, जैसे कि साहब मतलब ये इन्हीं के वंश से फिर बाद में जो है भारत का राजा तय होना है, प्रेसिडेंट तय होना है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़े स्ट्रेस का कारण है। लो रिस्पेक्ट इन फैमिली एंड सोसाइटी, जैसे ही आपका ब्रोकन लव हुआ या मैरिटल डिस्कॉर्ड हुआ या सिंगल पेरेंट हुए, व्हाट हैपेंस? लो रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली, उनको कोई भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। अगर देखते हैं तो आप अगर मेरे से एग्री करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इस टाइप की फैमिली को, जो सिंगल फैमिली है, या लड़की है या लड़का है, या सेपरेटेड है, डिवोर्सी हैं, ठीक है, उनको कोई अच्छी दृष्टि से नहीं देखता, ठीक है। और कारण भी हो सकते हैं उस चीज़ के कि बाई चांस कोई वही रॉन्ग डूइंग्स में फैमिली इन्वॉल्व हो, ठीक है, या कोई चोरी चपाटी में इन्वॉल्व हो, या आपके रिश्वत देने लेने में इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो भी जो है वो दूसरे कारण है उसके, लो रिस्पेक्ट ऑफ इन फैमिली एंड सोसाइटी। एनी पुलिस केस, कोर्ट केस, बहुत स्ट्रेस होता है। मतलब भारतवर्ष के अंदर, मतलब पुलिस वाला घर पे आ गया, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा टेंशन होगा, ठीक है। या चौराहे पे आपको रोक लिया तो लग गया कि मतलब कुछ नहीं है, तो भी जो है आपको, मतलब ये केस वेस कुछ नहीं, सिर्फ रोका है उसका, आप लोगों की भैया भैया आप तो गए। पहले जमाने में 100 रुपये फाइन होता था, आजकल 2,000 रुपये और 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब वो कौन सी फिल्म लगाते हैं उसके लिए 20,000 रुपये का फाइन है, तो आपको स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। जब तक वो 1,000, 2,000, 3,000 रुपये लेता नहीं है, ठीक है, तब तक वो स्ट्रेस खत्म नहीं होता, और आपको एक कोने में खड़ा कर देता है कि साहब से मिलो। एक सिपाही है, उस बोला है कि साहब से मिलो, साहब कौन है? सुबह मतलब इंस्पेक्टर साहब खड़े हुए हैं, ठीक है। और उसी में फिर आप जो है स्ट्रेस के अंदर आपके 2, 4, 5, 10 दिन निकल जाते हैं, आगे से नहीं करूंगा ऐसे, ठीक है। देन कंफर्ट और डिस्कंफर्ट विद देयर ओन इमेज, ये बड़े आजकल का वो जो सेल्फी एल्फी खींच रहे हैं, और सेल्फी से भी मतलब लाइक्स आने चाहिए, लाइक नहीं आए तो एक बड़ा स्ट्रेस हो जाता है। मतलब लड़कों को, लड़कियों को, जो जिनको आदत है, या ठीक है, वो यही वाले एज ग्रुप वाले हैं, मिलेनियम के और जेनजी वाले, दुनिया में रोज अपनी सेल्फी बनाएंगे, उस पर डालेंगे फेसबुक पे, और क्या बोलते हैं उसे, इंस्टाग्राम पे रील बनाएंगे, और फिर उसकी लाइक्स नहीं मिलेंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, तनाव हो जाएगा, अरे भाई हमारी तो किसी ने लाइक ही नहीं की। फिर अपने दोस्तों को बोलेंगे अरे भाई लाइक करो यार, फ्रेंड्स को बोलेंगे लाइक करो, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, इसके अंदर इसमें है, ये है नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल्स ओन पर्सनैलिटी ट्रेट, कि आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हाउ यू रेस्पॉन्ड टू स्ट्रेस, हाउ यू रेस्पॉन्ड टू ए स्ट्रेसर। जो टाइप ए पर्सनैलिटी, टाइप बी पर्सनैलिटी, टाइप सी पर्सनैलिटी, 3 टाइप की जो पर्सनैलिटी है, टाइप ए वो है, उनको काफी जल्दी स्ट्रेस हो जाता है। क्यों होता है? तो बहुत फास्ट मूविंग लोग होते हैं, बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। और ये लोग जो हैं चीजों को, जिसको कहते हैं ना, जल्दी अचीव करना चाहते हैं। तो ये जो टाइप ए पर्सनालिटी है, जैसे टाइप ए पर्सनालिटी के एग्जांपल इंदिरा गांधी, और टाइप बी के एग्जांपल थे मनमोहन सिंह, ठीक है। जो टाइप बी वाले हैं वो अपना मस्त है, ठीक है, कि भाई ठीक है यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। बट ऐसा देखा गया है कि जो हाईएस्ट लेवल पे जो है टाइप ए वाले कंपेरेटिवली ज्यादा जाते हैं, ठीक है। एक टाइप सी पर्सनालिटी है, जिन्होंने जिन्होंने अपने सोच ही लिया है कि अपना कुछ नहीं हो सकता, होपलेस एंड हेल्पलेस पीपल, उनकी थिंकिंग है टाइप सी पर्सनालिटी, ठीक है। तो वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे आर अंडर स्ट्रेस, तनाव के अंदर ही रहते हैं वो लोग, कि कुछ नहीं हो सकता हमारी जिंदगी के अंदर भैया, ठीक है। तो ऐसे करके एज पर द इंडिविजुअल जो है पर्सनैलिटी जो है, तो टाइप ए जल्दी स्ट्रेस होता है, टाइप बी रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस है, काफी समय लगता है इनको स्ट्रेस आने में, टाइप सी दे आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस, होपलेस है लोग, कि कुछ नहीं हो सकता जिंदगी हमारी। नेक्स्ट है ट्रोमेटिक लाइफ चेंजेस, कि सडन डेथ इन द फैमिली, कि किसी के नियर एंड डियर वन जो हैं, भाई की, पेरेंट्स की, बच्चों की डेथ हो जाती है, यंग बच्चों की यंग एज में डेथ हो जाती है, तो ये लोग जो हैं काफी स्ट्रेस में रहते हैं। दूसरे मेजर इलनेस इन फैमिली, कि फैमिली में किसी को कैंसर हो गया, किडनी खराब हो गई, सीवियर हार्ट डिजीज हो गई,
पैरालिसिस हो गया, डिमेंशिया हो गया, पार्किंसनिज्म हो गया, अल्जाइमर्स हो गया। जितना स्ट्रेस पेशेंट को खुद को नहीं, उससे ज्यादा स्ट्रेस जो है किसको है, जो उनकी केयर कर रहे हैं इस टाइप के पेशेंट्स की। ठीक है, तो मेजर इलनेस अगर फैमिली के अंदर है, द रिमूवल फ्रॉम जॉब, किसी को जॉब से हटा दिया गया बिकॉज ऑफ एनी रीजन, आप कैपेबल नहीं है, या आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, या इकोनॉमिक कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया है, ठीक है, तो जॉब, लॉस ऑफ जॉब जो है। द नेक्स्ट इज लॉस इन बिजनेस, कि बिजनेस में किसी को जो है लॉस हो जाए। तो बेसिकली ये क्या है, फाइनेंसिस को डील करता है बेसिकली, कि फाइनेंशियली अगर आपको कोई झटका लगता है, शॉक लगता है, प्रॉब्लम आती है, तब जो है क्या कहते हैं, अपना स्ट्रेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम इन सेल्फ एंड फैमिली, इन सोसाइटी, इन स्टेट, कि भाई डेंगू फीवर, अभी जैसे गर्मी आती है कि डेंगू होगी तो लोगों को थोड़ा बहुत एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस रहता है कि यार हमें ना हो जाए, ठीक। सिमिलरली जैसे कोविड में अपने सामने देखा है कि इसका। देन फाइनेंशियल एंड जॉब रिलेटेड डिफिकल्टीज, जॉबलेस होना, या कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी को प्रमोशन नहीं मिला और आपके जूनियर को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल गया, ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। आप बहुत दिनों से सोचते रहते हो यार मेरे अंदर ऐसी क्या कमी थी भाई, जूनियर को प्रमोट कर दिया, मुझे नहीं करा, ठीक है। देन लेस रिम्यूनरेशन, की तनख्वाह आपकी कम है एज कंपेयर टू योर काउंटर पार्ट इन अदर हॉस्पिटल्स, एज कंपेयर टू योर काउंटर पार्ट इन योर हॉस्पिटल और इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। मैं देखता हूँ कि जो जैसे आई वाले लोग हैं, एनटी वाले लोग हैं अपने इसके अंदर, पीडियाट्रिक्स वाले हैं, ठीक है, इनको कंपेरेटिवली आज की डेट के अंदर रिम्यूनरेशन, पे एंड अलाउंसेस कम है एज कंपेयर टू जो मेडिसिन वाले हैं, ऑर्थोपेडिक्स वाले हैं। अब जैसे आज की डेट में नंबर 1 पेड डॉक्टरी वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, 15 लाख 20 लाख में मिलता नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जबकि सभी ये सेम कॉलेज से पढ़े हुए, सबने पीजी की, एमडी की, एमएस, जो वॉटएवर, लेकिन आज की डेट में डिमांड क्या है, मार्केट को क्या चाहिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए। एक जमाना था सीटीबीएस सर्जन, ओपन हार्ट सर्जरी वाले, डॉक्टर नरेश खान नाम होता था हिंदुस्तान के अंदर जब हम बच्चे थे। आज की डेट में सीटीबीएस सर्जन को कोई लेने को तैयार नहीं है, सीट्स आपकी खाली जा रही हैं, ठीक है, कॉलेजों के अंदर सीटीबीएस सर्जरी की। आज ये टीम बना करके डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो कि कभी नंबर 1 ब्रांच हुआ था। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है अमंग दिस फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट, इसमें ये जो वाली स्लाइड है, ये मैंने आज ही जो है, कल रात को मैं कुछ सोच रहा था, और ये आज ही मैंने बैठ के, आज जब मैं हॉस्पिटल में आया हूँ तब मैंने ये बनाई है कि चिल्ड्रन, एडोलेसेंट एंड यंगस्टर्स, ठीक है, ये वही लोग हैं जेन जी एंड मिलेनियल वाले, ठीक है, 40 साल से की उम्र तक वाले। इसमें हुआ था मिलेनियल 81 टू 96, जैन जी 97 टू 2012, जैन ए 2012 से 24 के बीच वाले हैं, ठीक है। सिंगल पेरेंट चाइल्ड वाला जो है, इसमें क्या है, काफी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, ठीक है, या तो उनके खुद वो सिंगल चाइल्ड रहे हैं, या पेरेंट उनके क्या कहते हैं, उनके बच्चे अभी जो है खुद जो पेरेंट है और बच्चा एक ही है, ठीक है। जो थोड़े स्कूल जाने लोग योग्य हैं, वो क्या है, एग्जामिनेशन स्ट्रेस। 10th में अभी मोदी जी हर साल क्लास लेते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लास लेते हैं, मास लेवल पे द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, जो कि बिकॉज ऑफ एजुकेशन, बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशन फोबिया, वो एक मास लेवल पे मोदी जी जो है हर साल एक क्लास लेते हैं, जिसमें कि सबको कोशिश करते हैं कि उनका स्ट्रेस लेवल कम हो। आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेस की लाइफ के अंदर और तनाव की, कि जो बच्चे हैं उनको एग्जाम से पहले, या उसको जब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया तो लो ग्रेड मिला, या फेल हो गए, या कंपेरेटिवली, जिसको कहते हैं नीचे दे रखा कॉम्पिटिशन इन कंपैरिजन, कि 100 परसेंटाइल आना चाहिए था, 94 परसेंटाइल आया, या जिसके साथ आप पढ़ते थे उसके मार्क्स आपसे ज्यादा आ गए,
ये भी एक स्ट्रेसर है। लाइफस्टाइल शो ऑफ, ये जो लोग हैं मिलेनियल जेन जी वाले जो हैं, लाइफस्टाइल शो ऑफ मतलब एवरीडे कोई नया गजेट आ रहा है, वो होना चाहिए साहब। अभी जैसे ये मोबाइल आया, कौन सा था ये, आईफोन आया था, ठीक है, मतलब फोन चल रहे हैं फिर भी लोगों ने उसको चेंज किया, भले लोन लेके चेंज किया, ठीक है। तो बड़ी कार चाहिए, बड़ा आपको जो है फ्लैट चाहिए, घर चाहिए, आईफोन चाहिए, ठीक है, पैसे जेब में नहीं है, 20,000 30,000 तनख्वाह है, मगर उसको उसको किस्त पे बांध देते हैं, ठीक है। अब अगर आपकी सपोज आपकी किसी वजह से नौकरी चली गई, ठीक है, या आपने ये सोच करके किस्त इसकी 10,000 रुपए करा ली कि यार मेरा नेक्स्ट मंथ तो प्रमोशन आने वाला है, और नहीं हुआ, यू विल बी अंडर स्ट्रेस, तनाव बहुत ज्यादा हो जाएगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड लोन, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और आजकल इजीली अवेलेबल है लोन, ठीक है, लोन क्या है, इजीली अवेलेबल है। लोग फोन कर रहे हैं बैंक वाले कि लोन ले लो भाई। एक हमारा जमाना था, हम लोग जब पढ़ते थे उस समय पे होता लोन उधार, अरे भैया क्या, एक टैबू था सोसाइटी के अंदर। आज की डेट में ये स्टेटस सिंबल है, ठीक है। मैं क्रेडिट कार्ड में, मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड है, ये स्टेटस सिंबल हो गया आज। ये नहीं पता कि अगर 1 महीना आपने किस्त नहीं दी तो वो घर में फोन करते हैं आके लोग, आपने 1 महीने किस्त नहीं दी तो आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं बैंक वाले, और 50 बार आपको फोन करेंगे, हाँ जी सर क्या हो गया, क्यों नहीं दी आपने, ठीक है, इस टाइप से। प्रॉब्लम ऑफ लाइक्स एंड फॉलोअर्स फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मोबाइल पे बैठे बैठे ही जो मेरे फेसबुक फ्रेंड ने, हाँ जी मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, और पेट में दर्द हो जाए तो कोई दवाई देने वाला ना मिले, कोई पानी पिलाने वाला ना मिले, ठीक है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया जो फ्रेंड है, ये वो उसमें से मीडिया में से निकल के आपको पानी नहीं पिलाएगा, मीडिया में निकल के आपको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाएगा, या आपकी सहायता नहीं करेगा, ठीक है। ये एक फॉल्स सेंस ऑफ, जिसको कहते हैं ना, फुलफिलमेंट है, ठीक। एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन, यूज ऑफ अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, स्ट्रेस होगा तो इसका यूज भी जो है अल्कोहल का, टोबैको का, स्मोकिंग का, ड्रग्स, ये भी ऑटोमेटिकली जो है अपने आप में बढ़ना शुरू हो जाता है, या इसकी वजह से भी ये ज्यादा लेते हैं तो भी स्ट्रेस होता है। क्यों होता है कि आपने ड्रग्स लेनी शुरू की, स्मोकिंग करनी शुरू की, खत्म हो गया, पैसे नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा स्ट्रेस हो गया भाई, तो आप चोरी करोगे या मांगोगे या किसी से उधार लोगे, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। उधार ले लिया, चोरी किया तो पकड़े जाने का, पैसे को वापस करने का स्ट्रेस है, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट है, अब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जैसे हम लोग हेल्थ केयर फील्ड में काम कर रहे हैं, यह हॉस्पिटल है, 400 से 500 लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पेशेंट्स आते हैं, अटेंडेंट्स आते हैं, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है वर्क प्लेस पे कि लॉन्ग ड्यूटी आवर्स। आपने देखा होगा कि जो आपके जीडीए हैं, आपके हाउसकीपिंग हैं, आपके सिक्योरिटी वाले लोग हैं, कहीं पे भी चले जाओ 12 घंटे की ड्यूटी होती है लोगों की, नो लीव। इनसे पूछो, कुछ तो स्ट्रेस होता ही होगा, लो पेड एम्प्लॉयज हैं, पर क्या करा जाए, जीना है, बच्चों को पालना है, ठीक है। प्रोलॉन्ग ड्यूटी आवर्स बता दिया मैंने, 12 घंटे की ड्यूटी। फ्रीक्वेंट मूव्स एंड फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स, जो सरकारी नौकरी में है, इवन इन प्राइवेट नौकरी, जैसे हमारा ग्रुप है, 14 हॉस्पिटल है, आपकी जरूरत सपोज चंडीगढ़ पड़ती है तो आपको भेजा जा सकता है, आप कह नहीं सकते कि सर मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। मूव स्टाफ विदाउट प्रॉपर अरेंजमेंट, आपको ऑर्डर मिल गया जाओ जी, वहां कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, क्या खाओगे, है ना, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सरकारी में तो और भी ज्यादा होती है, ठीक है। लैक ऑफ अकोमोडेशन, पुअर क्वालिटी ऑफ अकोमोडेशन, फ्लैट्स, हाउसेस, कि अगर आपको भेज दिया कहीं पे, या कहीं पे आप रह रहे हो, उन्होंने सरकार ने क्वार्टर बना के दिया फॉर एग्जांपल आपको, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्वार्टर बना के दिया आपको, टाटा ने, बिरला ने, जिसने जो भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, तो उसको कौन मेंटेन करेगा, ठीक है। मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाती है, बिजली चलेगी तो आपको उसको ठीक करने वाला नहीं है, प्लग खराब हो गया तो कोई ठीक करने वाला नहीं है, पानी खराब हो गया तो आप ढूंढ रहे हो भाई कैसे करें, ठीक। एंड लेस नंबर ऑफ लीव, मैं तो नो लीव लिखा हुआ है, पर लेस नंबर ऑफ लीव और डिनायल ऑफ लीव, कि छुट्टी जब आपको चाहिए तब नहीं मिलती है कई बार, क्योंकि हमारे हेल्थ केयर वाले हम लोग हैं भाई, बाकी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो, अपने ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 24/7 काम करना है हम लोगों ने, तो जरूरी नहीं कि आपको जब आपको चाहिए आपको छुट्टी मिल जाए,
ये बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। आपको किसी की शादी में जाना है, बच्चे का जन्मदिन है, आपको इवन बैंक जाना है कि बैंक में आपने अपना चेक डिपॉजिट करना है या आपने एडवांस इनकम टैक्स पे करना है, बैंक जाना पड़ेगा ना। उसके लिए भी कई बार जो होता है कि आप जाने निकलने वाले हैं, पता लगा पेशेंट आ गया, ठीक है, अब सारी प्लानिंग फेल होगी। ठीक है, मैं एज लॉन्ग मैं यहाँ पे हूँ, मेरी आदत है कि मैं नॉर्मली इन कामों के लिए मना नहीं करता, ठीक है, मगर मुझसे पहले जो यहाँ पे सीईओ थे वो कहते ना जी नहीं जा सकते आप, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हु इज हेडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दैट पर्सन इज। ऑटोक्रेटिक कमांड लीडरशिप, मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया, 3 टाइप की लीडरशिप होती है। एक होती है ऑटोक्रेटिक, ऑर्डर पास कर दिया, दैट इज फाइनल। लेजिस फेयर, पता ही नहीं है ऑर्डर क्या पास हुआ, अपनी मर्जी से चल रहे हैं सब लोग, ऑटो पे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। और डेमोक्रेसी, जिसमें आम लोगों से पूछा जाता है या अपने एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि भाई कैसे चलाएं अस्पताल। अब ज्यादा पूछोगे तो फिर, अब जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं उससे पूछोगे तो फिर तो चल गया आपका अस्पताल, आपका ऑर्गेनाइजेशन चल गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, कि मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ कमांड होनी चाहिए, कि वेन एवर देर इज रिक्वायरमेंट द एम्प्लॉय शुड बी अवेलेबल, ठीक है, एंड वेर एवर योर रिक्वायरमेंट इज देयर द ऑर्गेनाइजेशन शुड फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट। ये मेरा सोचने का तरीका है। 35 साल फौज में रह के और 6 साल 7.5 साल फौज के बाहर का एक्सपीरियंस अगर बताऊं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्योंकि एचआर जो है 2+2 4 नहीं होता, 2+2 22 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। तो अगर आप 2+2 4 के चक्कर में रहेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, ठीक है। इट इज बेटर टू बी पॉजिटिव, लुक आफ्टर योर एम्प्लॉयज। अगर आप एम्प्लॉय को लुक आफ्टर नहीं करते हैं, कहने का मतलब ये है कि 100% ऑटोक्रेटिक कमांड इज नॉट रिक्वायर्ड, बट 100% डेमोक्रेटिक भी नहीं चाहिए। इसलिए मिक्स टाइप की कमांड, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, कि आप लोग एम्प्लॉय को अपने लुक आफ्टर करो, एंड वेन एवर देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वन शुड बी अवेलेबल 24/7। फास्ट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज, आज के जमाने के अंदर देर इज नो लॉयल्टी, ना तो एम्प्लॉय लॉयल है ऑर्गेनाइजेशन का, ना ऑर्गेनाइजेशन लॉयल है एम्प्लॉय का, ठीक है। इट इज गिव एंड टेक। देर इज ए कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप, responsibility, accountability. That this ownership concept has gone. Why it has gone? Because of economic reforms, everything has become money. कि मुझे कोई 4 पैसे ज्यादा देगा, मैं आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चला जाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या सोच रहा है कि मुझे 2 पैसे कम में एम्प्लॉय मिल रहा है, तो मैं इसको क्यों लूं, ज्यादा एफिशिएंट बंदे को, ज्यादा क्वालिफाइड बंदे को, मेरा अगर उससे काम चल रहा है। दैट इज द रीजन। आज की डेट में 1990s में जब लिबरलाइजेशन आया था, एवरीथिंग हैज बिकम मनी, पैसा ही सब कुछ है, और उसका नतीजा ये है कि द लॉयल्टी हैज गॉन फॉर ए सेक्स। देयर इज नो लॉयल्टी अवेलेबल और प्रेजेंट इन नाउडेज ऑर्गेनाइजेशन। कोई किसी का लॉयल नहीं है। जिसको आपको कोई ज्यादा पैसे दे रहा है वहां चले जाते हो, या ऑर्गेनाइजेशन को आपसे सस्ता बंदा मिल जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को बोलता है सर कल से आने की जरूरत नहीं, ठीक है, यू मे बी अन्य कहा कुछ भी होगा। So this is one of the reason of stress as regards employees are concerned. और अगर एम्प्लॉय छोड़ के जाते हैं मास लेवल के ऊपर, तो ओनर्स की बात है, ओनर्स को स्ट्रेस हो जाता है। ओवर इंटरफेरेंस, कई बार ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ओवर इंटरफेयर करते हैं एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ के अंदर। इसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, ओवर इंटरफेरेंस इन पर्सनल लाइफ, ठीक है। तो जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं हमारे आर्म फोर्सेस की, सर आपको ध्यान होगा कि 2000 में इनकी ड्रेस चेंज हुई थी। इनफैक्ट 2000 से पहले हुई थी इनकी, 99 के आसपास, कि नर्सिंग ऑफिसर्स को ग्रीन यूनिफॉर्म दे दी गई थी। क्या दे दिया गया था? ग्रीन यूनिफॉर्म।
तो हम लोग एज एन ऑफिसर हम भी ग्रीन यूनिफॉर्म पहन रहे थे, ओजी यूनिफॉर्म जिसको बोलते हैं, और ये लोग भी ओजी पहन रहे थे, सेम रैंक लगे हुए हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आने लगी कि ये नहीं पता लगता था कौन डॉक्टर है कौन नर्स है, ठीक है। और ज्यादा प्रॉब्लम ये क्या है, लेडी डॉक्टर्स को आ रही थी, ठीक है। तो काफी रिप्रेजेंटेशन हुआ, और 2000 में या 2001 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई यूनिफॉर्म नर्सेज के लिए अप्रूव की, जो कि 20 कलर की यूनिफॉर्म थी, ठीक है। बट वो जब उनका लेटर आया, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर आया सारी यूनिट्स के अंदर, तो मैं एमएस कर रहा था वहां पे उस समय पे, वो लेटर मैंने पढ़ा, और लेटर मैंने पढ़ के, और उसमें एक वर्ड था उसको मैंने अंडरलाइन करके उसमें मैंने लिखा, उसमें मेरी आदत थी कि मैं कुछ लिखता था इस टाइप के लेटर्स पे, दिस केस इज गोइंग टू गो टू द कोर्ट एंड इसमें गवर्नमेंट हारेगी, ठीक है। और यही हुआ कि 2 घंटे के बाद हमारी जो एनएस मैडम थी, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट थी, वो मेरे ऑफिस में आई कि सर आपने वो लेटर पढ़ा? मैंने कहा मैडम मैंने पढ़ा, आप आ जाना, आपको मैं शाम को केस बनवा दूंगा हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। तो उस समय मैंने 3 केस नॉर्थ ईस्ट में बनवाए थे, शिलोंग वालों के बनवाए थे, तेजपुर वालों के बनवाए थे, और मेरे अपने हॉस्पिटल के। ये ऑब्जेक्शनेबल है, ये लेटर जो आया वहां से गवर्नमेंट से, और इसमें ये पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता हूँ। और क्योंकि अगर मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, क्यों इंप्लीमेंट मैंने करना है, मेरे ऊपर बॉस है, बट इंप्लीमेंट ऑर्डर मुझे मिला इंप्लीमेंट करने के लिए, तो मैं इंप्लीमेंटेशन का ऑर्डर निकाल रहा हूँ, एंड यू गॉट टू वियर दैट यूनिफॉर्म, ठीक है। उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है डिसोबीडियंस, लेकिन आपको केस में बनवाऊंगा, और 1 तारीख में इस पे स्टे ले आएंगे लेटर के। ऐसा ही हुआ, 3 जगह के केस मैंने बनवाए, 1 तारीख को उसके स्टे हुआ, ठीक है। और स्टे होके जो ऑब्जेक्शनेबल जो उसमें चीज लिखी हुई थी, उसको फिर वो जो है गवर्नमेंट ने उसको हटाया, और फिर वो तब से 20 यूनिफॉर्म सर, 20 कलर्स वाली यूनिफॉर्म नर्सेज की शुरू होगी। तो कहने का एक ओवर इंटरफेरेंस इन व्हाट टू वियर, भाई आप यूनिफॉर्म के अंदर क्या पहनेंगे, हाउ आर यू कंसर्न। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि हम अंदर क्या पहनेंगे शर्ट के। अरे भैया तुम कौन होते हो यार, मैं कुछ भी पहनूं ना पहनूं, यूनिफॉर्म मेरी टिक टॉक होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर रैंक लगे हुए होने चाहिए। पर अंदर में क्या पहनूं, आपको क्या मतलब है? दैट सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन वाज देयर। लो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। जब आप ज्यादा ऑटोक्रेटिक होते हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द स्टाफ एंड द ऑफिसर्स, ठीक है, उसमें ठीक नहीं रहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशन जो होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है कि ये, तो इसलिए मैंने बोला ना आपको एचआर क्या है, 2+2=22, कि जो मैनेजमेंट है, हायर मैनेजमेंट है, उसको सारी चीजों को देखना पड़ता है, सारी चीजों को देखना चाहिए, सो दैट कि जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है आपस की, वो मेंटेन रहे, ठीक ठाक रहे, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहे, नेगेटिव ना रहे, लोगों में नेगेटिविटी ना रहे है मैनेजमेंट के लिए, या मैनेजमेंट को स्टाफ के लिए नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर। वॉट एवर इज राइट यू मस्ट डू दैट थिंग, ठीक है। कई बार आपस में विद इन द डिपार्टमेंट ही दो डॉक्टर्स के बीच में नहीं बनती है, ठीक है। तो ये कोशिश रहनी चाहिए कि भाई हम यहाँ काम करने आ रहे हैं, हम कोई पर्सनल कोई रिलेशनशिप बनाने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हमारे हमारे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर बीच में चल रहा था कि 2 डॉक्टर्स होते थे, आपस में साथ में नहीं बैठते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि लेकिन क्या रीजन हो सकता है, कोई पर्सनैलिटी क्लैश है, आपकी अपना एटीट्यूड किस टाइप का है, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। द लैक ऑफ क्वालिटी टाइम एंड रिक्रिएशन। तो लैक ऑफ क्वालिटी टाइम मतलब ये है कि जैसे हमारी 8-9 घंटे की ड्यूटी होती है, या 8 घंटे की ड्यूटी होती है किसी की शिफ्ट में 6 घंटे की ड्यूटी होती है, किसी की 12 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। तो बीच बीच में जो है वो रिक्रिएशनल जो है, या आपको जो है फ्री टाइम मिलना चाहिए, ठीक है। आप खाना खाना आराम से बैठ के अपना खाना खाओ, जैसे कैफेटेरिया के अंदर डॉक्टर्स के अलग बना दिया है, स्टाफ के लिए अलग बना दिया गया है, ठीक है। अपना बैठ के वहाँ पे अपना खाना खाओ, टाइम से खाओ, ठीक है। कोई रिक्रिएशन का वो है, जो बीच बीच में फंक्शंस होते हैं, वो अपने जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है,
होली मनाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, जो हमारे क्या नाम है चेयरमैन साहब है उनका बर्थडे मनाया जाता है, उनके जो एमडी साहब हैं उनका बर्थडे मनाया जाता है, और बड़े लेवल पे मनाया जाता है। तो इस टाइप की रिक्रिएशन फैसिलिटीज़ है। इनफैक्ट कल मुझे बड़ी खुशी हुई कि जो है हमारे हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ, डॉक्टर्स एंड जो स्टाफ है, उन्होंने कल क्रिकेट की प्रैक्टिस की पहली बार, और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये एक वन ऑफ दी रिक्रिएशनल वो है कि भाई ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट है तो जरूर खेलना चाहिए, हमको ऑर्गेनाइज लेवल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइप की फैसिलिटीज जो हैं अगर करना चाहते हैं तो लोग करें, नो प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेसेस और क्या है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, हर आदमी को हर चीज नहीं आती है, ठीक है। बट कई बार क्या होता है कि हर चीज कराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने अपने फील्ड गए अच्छे से काम करें, बेटर तो ज्यादा अच्छा है। सम ड्यूटीज आर परसीव्ड एज ह्यूमिलेटिंग एंड डिमीनिंग। कुछ ड्यूटीज ऐसी होती हैं कि आप, जैसे अब नर्सिंग वाला है, वो किसी ने उल्टी कर दी है पेशेंट ने, तो नर्सिंग वाला किधर देखता है, हाउसकीपिंग की तरफ देखता है, जबकि हमारे पार्ट ऑफ ड्यूटी है, ये ध्यान रख लें नर्सिंग वाला, ठीक है। नर्सिंग जो है इसको ये मान के चलता है कि किसी ने पेशेंट ने उल्टी कर दी है, तो ये जो है उसको अगर बेडशीट आनी पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, तो ये उसको प्री मीनिंग समझते हैं, छोटा काम समझते हैं, जबकि ये हमारा पार्ट ऑफ ड्यूटी है, ठीक है। उसको नहीं समझना है। आपको कोई भी जो है, कोई किसी को नाली साफ करने के लिए नहीं बोल रहा कि साहब ये बाहर की नाली जा रही है, गटर जा रहा है, इसको साफ करो, वो डिमीनिंग टाइप का काम है। बट वट एवर इज योर प्रोफेशनल काम, वो यू मस्ट डू इट। सेक्सुअल अब्यूज एट वर्क प्लेस, बहुत ही बड़ा जो है चीज है ये, कि काफी, इनफैक्ट हम एज रिगार्ड्स दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न, हम टोटली इनटॉलरेंट इस टाइप के एक्शंस के लिए, ठीक है। मगर जो है सब समझदार हैं, काम करते हैं, सबके भाई बहन हैं, माँ बाप हैं, बच्चे हैं, ठीक है। प्लीज कीप इन योर माइंड कि कभी भी इस सेक्सुअल अब्यूज की तरफ ना जाए, ठीक है। बहुत ही खराब चीज है, बट क्योंकि जिसको आप अब्यूज करते हो वो स्ट्रेस में चला जाता है, टेंशन में चला जाता है, और वो कोई भी स्टेप ले सकता है जिसको आप अब्यूज कर रहे हो, बॉय और गर्ल, ठीक है। इसलिए पॉस्को एक्ट बना है। पॉक्सो एक्ट जो है न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल एक्ट है पॉस्को एक्ट। तो जो 16 साल से कम, छोटे कम के बच्चे हैं, लड़के लड़की, अगर सेक्सुअल अब्यूज का वो होता है तो उस एक्ट के अंदर जो है दोनों लोग जो हैं FIR लॉन्च कर सकते हैं, बॉय भी गर्ल भी, ठीक है। लिटिगेशन पुलिस केस पहले भी मैंने डिस्कस किया, बताया है कि ये तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है। क्लैश ऑफ कल्चर्स, साउथ इंडियन है ये, नॉर्थ इंडियन है, मराठी है ना, ठीक है, ये हरियाणवी है, यूपी का है, ईस्टर्न यूपी वाला, इस टाइप की सोच जो है ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो लोग मेजोरिटी में बैठे हुए हैं वहां पे उस जगह पे, वो एंजॉय करते हैं, और जो मिनॉरिटी में बैठा हुआ है, सपोज नॉर्थ ईस्ट के 2 बंदे हैं, और आप कह रहे हो जो है चिंकी बोल रहे हैं उनको, या जो जैसे महाराष्ट्र में हम लोग पूना में रहे हैं, 2 पोस्टिंग मैंने की हैं, तो वहां पे वे यूपी वाले, बिहार वाले बोलते थे, ठीक है, तो बड़ा खराब लगता था, ठीक है, ऐसे ही होते हैं सब। तो ये जो चीज है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, और ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। कई बार बच्चे जो हैं, कई कोई सुसाइड कर लेता है, या कुछ और जो है, या उनको वो जो और प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। स्ट्रेस ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि लोकल लेवल के ऊपर के बाहर निकल, पलवल का रहने वाला हूँ, लोकल हूँ, है ना, तो लोकल लेवल के ऊपर कुछ लोग करते हैं। जब मैं यहाँ पे आया था तो बाहर निकल, रोज सुनते थे, आजकल तो सब समझदार हो गए, कोई बहुत दिनों को मुझे सुने हुए कि कोई किसी को कह रहा है बाहर निकल, ठीक है। सोशल लेवल के ऊपर, ठीक है, सोशल लेवल पे जैसे आप मैरिजेस वगैरह होती हैं कि भाई ईस्टर्न यूपी वालों, वेस्टर्न यूपी वालों, या इंटरकास्ट मैरिजेस वगैरह जो है, वहां पे कंफ्लिक्ट हो रहे, क्योंकि वो उन फैमिलीज की कल्चर ही डिफरेंट है, ठीक है। ये ठीक है कि अभी जो है इंटरकास्ट मैरिजेस खूब हो रही हैं, इंटरकास्ट हो रही हैं, इसलिए जल्दी टूट भी रही है, ठीक है, क्योंकि कल्चर का मैच नहीं होता है, आपके सोचने का तरीका अलग होता है। जो बिजनेसमैन फैमिली है वो बिजनेस के बारे में सोचते हैं, ठीक है। जो काम करने वाली फैमिलीज हैं या किसान की फैमिली है, उस बारे में, उस डायरेक्शन में सोचते हैं, तो सोचने का थोड़ा फर्क होता है। देन कल्चरल, जो आपके जो कल्चरल डिफरेंसेज हैं, ठीक है, या रिलीजियस डिफरेंसेज हैं, आपके रहने का तरीका अलग है, आपके खाने का तरीका अलग है, तो ये भी चीजें भी जो है, अगर आप उसको फोर्स करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात चली ना,
किसी ऑर्गेनाइजेशन में बोले नहीं नहीं हम तो यहाँ भाई ये तो अंडा खाना ही पड़ेगा, मीट खाना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा है हमारे हॉस्पिटल के अंदर, यहाँ पे एवरीथिंग इज वेजिटेरियन, यहाँ पे नॉन वेज का सिस्टम ही नहीं है। तो जो वेजिटेरियन प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है कि साहब मेरा कढ़ाई कड़छी मिक्स हो गई है या कुछ मिक्स हो गया, खाना मिक्स हो गया, हड्डी निकल आई। हड्डी निकल ही नहीं सकती यहाँ खाने में, क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन खाना बनता है, ठीक है। द एनवायरमेंटल स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्या है? पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, जिस मतलब देश के लेवल पे लोकल पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स और नेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, आपके शहर की इकोनॉमिक्स, आपके कम्युनिटी की इकोनॉमिक्स, आपके स्टेट कंट्री की इकोनॉमी एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। तो पॉलिटिकल में फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट, लोकल स्टेट सेंटर, बड़ा फर्क पड़ता है कि लालू प्रसाद यादव की गवर्नमेंट है, अरे भैया बड़ा अनरेस्ट होगा, या यूपी के अंदर अभी योगी जी की है, बड़ा शांति चल रही है। सिर्फ गवर्नमेंट के चेंज होने से, वही पुलिस वाले हैं, वही जनता है, वही गुंडे हैं, ठीक है, मगर सिर्फ गवर्नमेंट का हेड चेंज हुआ है या एक डिफरेंट टाइप ऑफ सोच की सरकार आई है, डिफरेंट पार्टी इन पावर इन सेंटर स्टेट। हाँ भी प्रॉब्लम होती है, आपने दिल्ली में देखा है कि दिल्ली में आपकी सरकार थी तो इनको आयुष्मान भारत का स्कीम का फायदा ही नहीं मिला यहाँ के लोगों को, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अनाउंस कर रखी है आयुष्मान भारत 5 लाख तक का इलाज फ्री का फैमिली का, और यहाँ के दिल्ली के लोगों को अवेलेबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे सरकार दूसरी पार्टी की थी, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन एट विलेज लेवल, मतलब विलेज लेवल पे भी जो है सरपंच के इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो आपको कंफ्लिक्ट पैदा करते हैं। जैसा ये राजपूत हैं, ये गुजर हैं, ये वो हैं, ये ब्राह्मण है जी, इसको इसका सरपंच बनना चाहिए, इसका सरपंच बनना चाहिए। वो अच्छा खासा गांव जो है वो जो है स्ट्रेस में चला जाता है जब ये इलेक्शन हो रहे होते हैं। सेपरेटिज्म, बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, लैंग्वेज, रेस, रिलीजन। बहुत सेपरेटिस्ट ग्रुप्स जैसे कंट्री में काम कर रहे हैं या दुनिया में काम कर रहे हैं, ठीक है। किस बेसिस पे? एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर। एथनिसिटी वाला चल रहा है ना, वो कौन सा कहाँ चल रहा है, वो जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर मणिपुर वाला जो चल रहा है, वो बेसिकली ये वाला है, एथनिसिटी का, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर आपका हैदराबाद क्या नाम है अपना, आंध्रा अलग हो गया और दूसरी तेलंगाना अलग हो गया, ठीक है। रेस, रिलीजन के बेसिस के ऊपर भारत पाकिस्तान बना रिलीजन के बेसिस के ऊपर, ठीक है। क्या नतीजा? अभी भी लड़ रहे हैं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी ना। टेररिज्म अभी भी चल रहा है। नेक्सलिज्म, मार्जिनलाइज्ड लोग जो हैं, ट्राइबल लोग जो हैं, वो अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हथियार अधिकार की बात कर रहे हैं तो लेफ्टिस्ट हैं, हथियार उठा ली कि हमें जी अपना अधिकार नहीं मिल रहा, ठीक है। अब ये भी जो है इसकी वजह से नेक्सलिज्म चल रहा है। एंड वॉर, अभी आपने मई के फर्स्ट वीक में देखा है कि पूरी कंट्री जो है, इनफैक्ट पूरी दुनिया स्ट्रेस में आ गई थी, क्या होगा, ये न्यूक्लियर वॉरफेयर तो नहीं शुरू कर देंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान, इस टाइप की चीज आ गई थी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज, लिबरलाइजेशन 1994 1990s के अंदर शुरू हुआ था, ठीक है। नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और क्या नाम था उनका, मनमोहन सिंह जी, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय पे। ये लिबरलाइजेशन शुरू हुआ, लोगों के पास पैसा आना शुरू हुआ, जो पैसे के लोगों तरसते थे, जो इकोनॉमी ओपन की तो पैसा आना शुरू हुआ लोगों के पास। जैसे ही पैसा आना शुरू हुआ तो बीच बीच में क्या है, इकोनॉमिक बूम एंड बस्ट साइकिल्स। इकोनॉमी चढ़ती है फिर डाउन होती है, चढ़ती है जाती है, उसमें जब चढ़ती है, अरे भाई मेरे तो जो है शेयर्स में लगाए थे मैंने 5 लाख लगाए थे, 2 करोड़ हो गए। और जब बस साइकिल आती है तो 2 करोड़ जब होती है 2 लाख रह जाते हैं। तो उसमें कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग अपना मस्त बीमार हो जाते हैं, प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरटेंशन, ये दुनिया भर की चीजें, हार्ट अटैक हो जाते हैं। इन्फ्लेशन, जो 100 रुपए है वो पता लगा अगले साल 7 रुपए कम हो गया, उसके अगले साल फिर 6 रुपए कम हो गया, ठीक है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, इतनी आसानी से लोन मिल रहा है कि बच्चे लोन ले रहे हैं कार खरीदने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए, बाइक खरीदने के लिए, और फिर रो रहे हैं तनख्वाह नहीं बढ़ती है, निकाल दी जाते हैं। उसकी वजह से स्ट्रेस हो जाता है फैमिली के अंदर। इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशंस, आज के ज़माने में लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले तो क्या होता था कि भी
दाल रोटी खाई अपना, हो गया। अब तो क्या पिज़्ज़ा भी चाहिए, पिज़्ज़ा भी कहाँ चाहिए, अपने घर पे चाहिए, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब ये है, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। वाइफ को एक्सपेक्टेशन है हस्बैंड से कि यार उसकी तनख्वाह मेरे से हमेशा ज़्यादा ही रहनी चाहिए। ये नहीं पता कि यार तूने टॉप किया था, उसने टॉप नहीं किया था, किसी वजह से तुम्हारी शादी होगी, ठीक है, तो भाई जितना है उसका उतनी उसी हिसाब से तनख्वाह मिलेगी ना, ठीक है, या जितना काम करेगा। तो कहने का मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बढ़ती चली जा रही है, ठीक है, कि ये तो आएगा घर का आधा काम करेगा, ये एक्सपेक्ट कर रही है लड़की या लड़का कर रहा है, ठीक है। एक्सपेक्ट करोगे तो भाई साहब वो एक्सपेक्टेशन तो पूरी हो नहीं सकती 100%। आपने इनफैक्ट जो ये वो है, जैसे पहले हस्बैंड ने बोला वाइफ को कि यार थोड़ा सिर दबा दे यार, तो दबा दिया उसने, तो उसने कहा नहीं यार पैर भी दबा दे भाई, वो दबा दिया उसने। तीसरे दिन कहा कि और काम कर भाई, है ना। तो ऐसे करके उसकी सपोज उसकी 10 15 20 एक्सपेक्टेशन जो है लड़की ने पूरी कर दी। बाद एक दिन सोचा लड़की ने कि यार क्या बकवास है यार, तो रोज ही कुछ ना कुछ चीज बढ़ा देता है डिमांड अपनी, ठीक है। उसने मना कर दिया, नहीं करती मैं, तो करना कर ले। तो दोनों स्ट्रेस में आ गए, वो स्ट्रेस में आ गया क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही, ये स्ट्रेस में आ गए कि उसने बात करना बंद कर दी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस कम से कम रखें। पिताजी को बच्चे से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि मुझे बुढ़ापे में कमा के खिलाएगा, अपना भाई अरेंजमेंट पहले कर लो, ठीक है। डिमिनिश्ड लैंड होल्डिंग्स, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बंटवारा हो रहा है, जमीनें कम होती चली जा रही हैं, तो आपके जो है इनकम भी कम होती चली जाएगी। अगर आप कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर है, क्योंकि बच्चों की शादी भी करनी है, पढ़ाना भी है, ठीक है। लैंड होल्डिंग कम हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट, मास लेइंग ऑफ एम्प्लॉयज, जैसी ये जो बस साइकिल आती है तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, जैसे अभी क्या नाम है, इकोनॉमिक डाउन चल रहा है ना, तो वो लोग कह रहे हैं फेसबुक ने इतने बंदे निकाल दिए, इस कंपनी ने इतने बंदे निकाल दिए, तो क्या करेंगे, वो स्ट्रेस में जाएंगे, ठीक है। तो जो है ये अभी जो है मास लेवल के ऊपर, अगर आप जब ये ले ऑफ करते हैं एम्प्लॉयज को, इसको हटाना पड़ेगा, इसको हटाना सर। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, डेवलपमेंट हो रहा है, रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, पेड़ पौधे कट रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, हाईवेज बन रहे हैं, ठीक है। इंक्रीजिंग पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है, खूब इंडस्ट्रीज बन रही हैं, नई नई फैक्ट्रियां बन रही हैं, नए नए आइटम्स बन रहे हैं, अब तो चिप भी बना रहा है भारतवर्ष, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये भी जो है बहुत बड़ा स्ट्रेस का वो है, ठीक है। डावरी सिस्टम, पहले डावरी सिस्टम जो वो होता था कि अब तो जो है सारी कम्युनिटीज में हो गया, पहले सब में नहीं होता था, कुछ कम्युनिटीज में होता था, अब सब में हो गया डावरी सिस्टम। तो ये डावरी सिस्टम जो है, दहेज वाला सिस्टम, ये भी जो बहुत बड़ा जो है स्ट्रेसर है, कि उधार पैसा लेके या कुछ करके आपको शादी करनी पड़ती है। टेंडेंसी शो ऑफ, ये बता दिया ऑलरेडी मैंने। इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या है कि इंटरनेट आ गया, गांव एक विलेज बन गया एक तरह से, ठीक है। और उसमें जो है एयर ट्रेवल, इंटरनेट, ये सब की वजह से क्या है कि आपको इंफॉर्मेशन, बम्बार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है। तो जैसी बम्बार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है तो आपके दिमाग के ऊपर एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई है, ठीक है। जैसे जब एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है उसका बोझ कहीं ना कहीं तो रहेगा, कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है ग्लोबलाइजेशन जो है अपने आप में भी एक जो है बहुत बड़ा स्ट्रेसर के तौर पे निकल के आया। हाउ डज स्ट्रेस अफेक्ट अस, ये बताया कि इसके दो टाइप का, तो मैंने पहले बताया था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्ट्रेस है जिससे कि आपको काम करने में सहायता मिलती है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। और बाकी जो है नेगेटिव स्ट्रेस जो उसमें क्या है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल जो है, एंड मैंने सोशल वर्ड अपनी तरफ से डाला है, ठीक है। ये हेल्थ इस टाइप की प्रॉब्लम्स हो जाती है। अब इसके मैनिफेस्टेशंस क्या है कि फिजिकल, जैसे हेल्थ की डेफिनेशन के 3 आयाम इन्होंने दिए थे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने जो हेल्थ की डेफिनेशन दी है, फिजिकल, मेंटल, सोशल। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली इन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। सेम जो है चीज इसके अंदर आ रही है, इसमें इन्होंने सोशल की बात नहीं की है, लेकिन अगर आप सोशल स्ट्रेस की बात करोगे तो आपको कम से कम 1000 पेज मिल जाएंगे सोशल स्ट्रेस के ऊपर, ठीक है।
तो क्या कहता है कि फिजिकल बॉडी के चेंजेस हैं स्ट्रेस की वजह से होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंज होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस आपके बिहेवियर में चेंज जो है आता है। तो फिजिकल चेंजेस क्या होंगे कि हेडेक, ये तो नॉर्मल है क्योंकि हम लोग मेडिकल वाले हैं, हेडेक, मसल पेन, पैल्पिटेशन, इनएबिलिटी टू स्लीप, इंसोम्निया रहता है, एंड बंदा थका थका महसूस करता है अपने को। ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल क्या क्या कैसे प्रेजेंट कर रहा है? सिर दर्द के तौर पे, मसल पेन के तौर पे, हाथ पैर में दर्द की वजह से, दिल ज़्यादा जोर से धड़कना, नींद नहीं आना, एंड थकान पर रहना। एज रिगार्ड साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस आर कंसर्न, नर्वस, बंदे का नर्वस होना, नर्वस बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, डिक्रीज कंसंट्रेशन, कि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है बंदे की, उसको याद नहीं रहता, कि मुझे कोई याद ही नहीं रहता। ठीक है, इम्पेशेंस हो जाता है कि वो हर चीज को जल्दी करना चाह रहा है, जल्दी जल्दी में चाह रहा है, बट हो नहीं रहा काम। जंपीनेस, सडन जर्की मूवमेंट, स्ट्रेस, इतना ज्यादा स्ट्रेस है लोगों में कि वो हाथ पैर जंप करने लग जाते, हिलने जाते हैं। ठीक है, हाथ पैर हिल रहे हैं बंदे के, रेस्टलेस हो रहा है बंदा, नींद नहीं आ रही है उसको। ठीक है, मेलिंगरिंग, मेलिंगरिंग है पता किसी को क्या होता है? मेलिंगरिंग जो है ये क्या है, आपको बीमारी नहीं है मगर यू आर एक्टिंग ऑफ दैट बीमारी, डूइंग द एक्टिंग, तो कहते हैं मेलिंगरिंग। ठीक है, फौज की लैंग्वेज में बोलते हैं उसको मकरापंथ, मकरापंथी बोलते हैं उसको, कि आपको कोई तकलीफ नहीं है मगर आपको कुछ एक्सक्यूज चाहिए, कुछ एक्सक्यूज लेने के लिए कि मैं ना 2 घंटे आराम करना है, तो वो क्या है, मेलिंगरिंग करेगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है ना, मेलिंगर करेगा बस। ठीक है, ये बेसिकली आउटकम ऑफ स्ट्रेस है कि किसी भी एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए बंदा इस टाइप का वो कर रहा है। देन ए सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज। ठीक है, कि आप इससे भी काम नहीं चला तो आपने बोला जी क्या करा, साबुन का पानी पी लिया, लूज मोशन हो गया, आप काम से बच गए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेसिव सिक रिपोर्टिंग, इससे भी काम नहीं चला तो आपने एक्सेसिवली जो है बीमारी का बहाना बना करके और जो है आपने हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में जाना शुरू कर दिया। फिजिटिंग, कि बंदा, आपने देखा होगा कि आप कभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, तो वो पैर पैर हिला रहा बंदा, है ना, या पेन को लेके ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बाल को ऐसे ऐसे हिला रहे हैं अपने, ठीक है, कान में उंगली दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, फिजिटिंग बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, आपने ये ले लिया, ये सामने रखा हुआ है, इसी से खेल रहे हैं, पता लगा खेलते खेलते टूट गया। ठीक है, तो ये फिजिटिंग वाला वर्ड हो गया। ठीक है, देन पेसिंग, पेसिंग मतलब ये है कि आप कहीं वेट कर रहे हो कहीं पे, तो आप आगे पीछे चलते रहते हो, पेसिंग, कि आप स्ट्रेस में, तनाव के अंदर सिर्फ टहल रहे हैं, अंदर आपका नंबर तो लग नहीं रहा कहीं जाने का, तो आप हिल रहे हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं, चल रहे हैं, टहल रहे हैं। ठीक है, एक्सेसिव स्मोकिंग, जब स्ट्रेस हो रहा है, लोग कहते हैं ना मेरे को लैट्रिन नहीं उतर रही, तो वो स्मोकिंग करनी पड़ती है कई लोगों को। ठीक है, वो बेसिकली वो स्ट्रेस बस्टर की तरह से उस स्मोकिंग को यूज कर रहे हैं, ये नहीं पता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ड्रिंकिंग एंड ड्रग्स, तो उसमें जो है जब स्ट्रेस में बंदा होता है तो एक्सेसिव स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग्स लेने की कोशिश करता है। रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, स्ट्रेस में जो बंदा है वो कहना कई बार नहीं मानता, नहीं मैं नहीं मानता जी, जो करना कर लो। ठीक है, बंदा स्ट्रेस में, उसको ये सोच ही नहीं रहा कि क्या होगा आगे, ये निकाल दिए जाओगे, इंक्रीमेंट रुक जाएगा, ये नहीं सोच रहा उस समय। रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, AWL OSL डिजर्शन, जब बंदा ज़्यादा ही स्ट्रेस में होता है तो वो आप छुट्टी, आप 4 दिन के आएगा नहीं लौट के, 5 दिन के बाद आया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं। ठीक है, या आते ही नहीं हो, फोन बताते हैं हम नहीं आएंगे। ठीक है, ये मेरे ख्याल से गीता को पता होगा कितने हॉस्पिटल में कितने ऐसे लोग। ठीक है, मेकिंग थ्रेट्स, बार बार बताएंगे सुसाइड कर लूंगी अगर मेरे को काम बताया तो। हाँ जी, एक पेशेंट एक था ना, अभी 4 दिन पहले तुम लोगों ने निकाला है, मैं सुसाइड कर लूंगा, गाड़ी चलाने के लिए बोलोगे तो। अब ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो क्या क्या चलाएगा, तांगा थोड़ी चलाएगा। ठीक है, अब्यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, कैसे नहीं चलाएगा भाई। तो ये अब्यूज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी होगी, देखता हूँ कैसे नहीं चलाएगा, तो मुझे स्ट्रेस हो गया, है कि नहीं। देन थेफ्ट, ठीक है, अब आपने ड्रग्स खानी है तो चोरी करनी पड़ेगी, तो इसमें ये भी जो है वन ऑफ द बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन है, चोरी करना भी, उधार लेना भी, झूठ बोलना भी, ये सारे क्या है, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन ऑफ स्ट्रेस है। अब क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं इसके अंदर, उन्हीं का अगला स्टेप है,
जब हम सुबह सुबह राउंड लेते हैं तो यहाँ भी इसका क्या है, एंडोस्कोपी करा लो तो पेप्टिक अल्सर निकलता है, गैस्ट्राइटिस। ठीक है, इसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रखा है तो हार्ट डिजीज निकल आएगी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अभी साइकेट्रिस्ट को बुला लो, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, डिमेंशिया, इंसोम्निया, ये इस ऑर्डर के अंदर। अब अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास जितने भी अब 100 जितना भी जिसका भी कराते हो तो वो जो है जिसको भी स्ट्रेस, मैं कई बार नहीं कहता राउंड के ऊपर निकले ही निकली यार तुम, बिना देखी इसकी ये फाइंडिंग निकल आएगी। ठीक है, इसकी बातों से लग रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो मैनिफेस्टेशन डिजीज के तौर पे हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक तक हो सकता है, बंदा हार्ट अटैक से मर सकता है। वही अगर अटैक आपके ब्रेन में हो गया तो स्ट्रोक हो जाएगा, उससे मर सकता है या पाइज हो सकता है। और वही अगर ज़्यादा एसिड आपका पेट में सिक्रीट हो गया तो पेप्टिक अल्सर बन सकता है, ये भी अल्टीमेटली लास्ट में फट के बंदा मर सकता है। हाइपरटेंशन, ये बताई दिया, इसकी वजह से इधर ये आ गया। कुछ भी काम नहीं कर रहा तो डिप्रेशन हो जाएगा, कोई कहना नहीं मान रहा आपका, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, कहना नहीं मान रहा है आपका या आपका काम नहीं हो रहा है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रेनिया उसके आगे की स्टेज है, डिमेंशिया, कुछ याद नहीं रह रहा है, इंसोम्निया, नींद नहीं आ रही। तो ये सारे के सारे जो है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। तो वर्स्ट आउटकम ऑफ स्ट्रेस इज सुसाइड एंड होमिसाइड। ये जो है लास्ट अल्टीमेट ऑफ स्ट्रेस इज ईदर यू विल सरेंडर योरसेल्फ और यू विल मेक समवन एल्स टू सरेंडर देयर लाइफ। ठीक है, या तो खुद दुनिया छोड़ दोगे या दूसरे किसी की दुनिया छुड़वा दोगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम स्ट्रेस के अंदर, हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, करना ये चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है हमें कुछ करना चाहिए, काम करना चाहिए। और उसमें आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर, क्योंकि मैं वैसे इंडिविजुअल को मैंने बाद में बताया, पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि केयरफुल सबसे पहले जो है रिक्रूटमेंट जो है, जब भी आप किसी एम्प्लॉय को रखते हैं उसके पूरी जांच पड़ताल करके उसके एजुकेशन की, काम करने के तरीके की, एक्सपीरियंस की पहली जांच पड़ताल कर लें। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? केयरफुल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है, पहले ठोक बजा लो ये अपना कि डिग्री असली है कि नकली है। ठीक है, ऐसा तो नहीं अकल मार के आ गए हों। ठीक है, एडुकेट एंड रेगुलर ट्रेनिंग, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए ट्रेनिंग इज ए मस्ट। और ट्रेनिंग जो है रेगुलर होनी चाहिए, जैसे हम करा रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जैसे नर्सिंग है, कोई भी है, दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। अगर मैं आपको स्ट्रेस पे पढ़ा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। आप लाइफ में कैसे अपने को संभालेंगे, ठीक है, वो मैं ट्रेनिंग आप लोगों को इस समय पे जो है स्ट्रेस से फाइट करने की ट्रेनिंग दे रहा हूँ। देन इज द एडुकेट रेस्ट एंड स्लीप, कि स्ट्रेस से बचने के लिए आपको एडुकेट रेस्ट और सोना जरूरी है, रेस्ट करना जरूरी है, और कम से 7 से 8 घंटे की नींद लेने जरूरी है। और 7 से 8 रात को नहीं मिल रहा है तो एटलीस्ट ए स्मॉल नैप इन द आफ्टरनून इज अ मस्ट। बैलेंस डाइट, जंक फूड ना खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, जो भारत का रोटी दाल चावल सब्जी वाला जो खाना है, सलाद, इस खाने को खाइए। ठीक है, तो आपका बैलेंस डाइट होगा। पिज़्ज़ा वीज़ा कुछ खाएंगे तो अनबैलेंस डाइट है, उसकी वजह से स्ट्रेस होगा यहाँ पे। देन रिक्रिएशन एंड गेम्स, कि रिक्रिएशन की फैसिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन को जो है, कैरम बोर्ड करना है या वॉलीबॉल गेम्स, ये इस टाइप के रिक्रिएशन का, या जैसे किसी को मूवी जाना है, करना है भी, चलो जाओ यार छुट्टी जाओ मूवी देख लो। ठीक है, तो ये जो है ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। तो रिक्रिएशन जो है और गेम्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं। अब क्या लीडरशिप, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता जो है उसके लीडरशिप पे डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है कि राइट मैन एट राइट प्लेस इज मस्ट। अगर आप रॉन्ग मैन को राइट प्लेस पे बैठा देंगे या रॉन्ग प्लेस पे राइट मैन बंदे को बैठाएंगे तो भी जो है स्ट्रेस होगा, उनमें भी होगा और उनके जो एम्प्लॉइज हैं उनमें भी स्ट्रेस होगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो भी हमें ढंग से रखनी है, कि ओवर पॉजिटिव नहीं होना। क्या नहीं होना है? ओवर पॉजिटिव नहीं होना। आप जैसे आप ओवर पॉजिटिव होते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। जब आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती हैं और जब वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं तो आप जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं। ठीक है, देन हेल्प स्टेबलाइज द होम फ्रंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू एस्पेक्ट है होम फ्रंट, जो कि आज के ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को नहीं समझते हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा आर्म फोर्सेस का सवाल है,
इसमें सबसे पहली चीज ये होती है कि हाउ इज योर वाइफ एंड हाउ आर योर चिल्ड्रन, ठीक है, आई होप एवरीथिंग इज ओके। यहां से शुरुआत होती है आर्म फोर्सेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं अच्छा यार दिस इज योर टास्क, दिस इज योर टास्क, दैट इज योर टास्क, हैव यू फुलफिल्ड योर टास्क और नॉट। जब कोई सीनियर ऑफिसर या लेडी वाइफ मतलब किसी दूसरे जूनियर ऑफिसर की वाइफ आमने सामने आएंगी, तो सीनियर ऑफिसर जो है भले ही रैंक में कुछ भी हो, ही विल स्टैंड अप एंड से गुड मॉर्निंग और गुड नाइट और गुड आफ्टरनून टू दैट लेडी, ठीक है। ये होता है जो है होम फ्रंट की तरफ भी ध्यान रखना, ठीक है, कि बच्चों के बारे में आप क्या कर सकते हो। बहुत काफ़ी एंटी हुए थे लोग जब इन्होंने ट्रांसपोर्ट स्कूल के बच्चों के लिए शुरू किए थे आर्म फोर्सेस ने, शायद सर को एक्सपीरियंस होगा कि वो 3 टन टाइप की गाड़ियाँ आती थी। और जब ये स्कूल खुले थे, जनरल जोशी जिनका हार्ट अटैक हुआ था, जनरल जोशी ने आर्मी स्कूल्स की शुरुआत जो है जनरल जोशी ने की थी आर्म फोर्सेस के अंदर। क्यों की थी कि उस समय पे हमारे बच्चों को, एक केंद्रीय विद्यालय होते थे, केंद्रीय विद्यालय पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं, मोहल्ले के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक बार आ गया तो 12वीं तक जब तक नहीं निकलेगा नहीं बाहर। तो हमारे बच्चों को, जवानों के अफसरों के बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते थे स्कूलों में, बहुत परेशानी होती थी। 2-2 3-3 महीने हम लोग घूमते रहते थे, धक्के खाते रहते थे जब पोस्टिंग आ, अभी भी खाने पड़ते हैं। तो उन्होंने जो है आर्मी स्कूल का कंसेप्ट डाला था, ठीक है। और जब आर्मी स्कूल का कंसेप्ट डाला था तो उसमें आप देखोगे कि आर्मी स्कूल का कंसेप्ट क्यों डाला, क्योंकि जवानों के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, +2 की एजुकेशन मिले, CBSE की एजुकेशन मिले, ठीक है। उसमें टीचर कौन होते हैं अधिकतर, ये जो अफसर होते हैं या जो ज्यादा पढ़ी हुई लेडीज होती है वो वहां पे टीचर्स होती है, ठीक है। तो वो भी फ्लोटिंग होती है, ठीक है। प्रिंसिपल भी फ्लोटिंग होते हैं, मतलब वो आए 2 साल के बाद चले गए, फिर टीचर भी प्रिंसिपल सब लोग ऐसे। अब बच्चे भी फ्लोटिंग होते हैं, बट उनको एडमिशन मिलता रहता है, ठीक है। तो ये होम फ्रंट, लुकिंग आफ्टर द होम फ्रंट, ठीक है। आपके कोई मैरिज हो रही है ऐसी, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। होम फ्रंट क्या होता है कि बच्ची, किसी की डॉटर की शादी है या किसी बच्ची की शादी है जिसको 20,000-22,000 रुपये तनख्वाह मिल रहे हैं, लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है, उसकी शादी में हेल्प करना। जैसे अभी हमारे एक बच्ची की शादी हुई थी, सब ने मिलकर के, सब ने उसको कंट्रीब्यूट किया, हमने भी कंट्रीब्यूट किया जितने जितने हमारी हैसियत है, और करके हमने कि भाई कुछ तेरी सहायता हो जाए। अभी एक 28 तारीख को एक शादी हो रही है जो मैं बिजनौर जा रहा हूँ, मेरी वाइफ और हम लोग जा रहे हैं। उसमें जो है हमसे रिक्वेस्ट किया गया कि यार आप क्या सहायता कर सकते हो। हमने भाई हम इतना कर सकते हैं कि तेरा जो है जो तेरी बारात का खाने का पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो होम फ्रंट है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ने इसको देख लिया, ठीक है, तो वो जो परिवार है, वो जो एम्प्लॉई है, वो आपका क्या हो जाता है, लॉयल हो जाता है। मैंने एक बीच में बोला ना कि लॉयल्टी हैज गॉन फॉर अ 6 नाउ डेज। ना तो एम्प्लॉय सोचता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ना ऑर्गेनाइजेशन सोचता है एम्प्लॉय के बारे में, बिकॉज जो होम फ्रंट की तरफ जो है एम्प्लॉय की का कोई ध्यान नहीं है, जो कि पहले किसी जमाने में हुआ करता था, आज भी आर्म फोर्सेस के अंदर होता है, आज पुलिस के अंदर होता है। बिल्ड सोशल सपोर्ट सिस्टम, जो सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी का पार्ट है भाई होम फ्रंट का ही, ठीक है। कि एक सिस्टम इस टाइप का एक डेवलप होना चाहिए, ठीक है। अवॉइड डेलिबरेट हार्डशिप, जो डेलिबरेट जब जानबूझ के जो हार्डशिप क्रिएट की जाती है, उसको ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कि मैं उसका एग्जांपल नहीं देना चाहता, आप लोग अपने मन में सोच लें क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एनकरेज यूनिट कोहेजन, तो यूनिट जो है तो सबको एक साथ लेके काम करने की, ठीक है। कैसे हो सकती हैं वो चीजें कि जब हम एटलीस्ट महीने में 1 बार 2 बार मिलें, सब लोग बैठें, बातचीत करें, ठीक है, तो कोहिजन होता है कि भाई अदर पता ही नहीं लगता ये कौन डॉक्टर कौन से डिपार्टमेंट का है या ये बंदा कहाँ पे काम कर रहा है, अगर हम मिलेंगे ही नहीं तो वो जो हमारे जो एनुअल टाइप के जो फंक्शंस होते हैं जो जैसे चेयरमैन साहब का बर्थडे है, उनके लड़के का बर्थडे, MD साहब का, जो होली का, दिवाली के, ईद के, रिसो फंक्शन हम लोग मनाते हैं, ठीक है। ये जो फंक्शन मनाते हैं ये बेसिकली क्या है, पर्पज इसका वो है फंक्शन मनाने का, सो दैट सब एक दूसरे को जाने, एक दूसरे के कल्चर के बारे में जाने, और एक दूसरे के को जो है उसके त्योहार के अंदर सब लोग सहयोग दें, ठीक है, ताकि भाईचारा उसके अंदर जो बन के आए। प्रिवेंट अल्कोहल अब्यूज, फ्रेटराइजेशन एंड डिसेसिव सब ग्रुप्स, कि अल्कोहल अब्यूज को अलाउ ना करें, ठीक है, जैसे हम लोग हैं अलाउ नहीं करते हैं हॉस्पिटल प्रोमाइसिस के अंदर। भाईचारा जो है लोगों में क्रिएट करें, और कोई ऐसे ग्रुप ना बनाए कि ये जाटों का ग्रुप है, ये राजपूतों का ग्रुप है, ये सब पलवल वालों का ग्रुप है, ये ग्रेटर नोएडा वालों का ग्रुप है ना, इस टाइप के सब ग्रुप जो है, या ये जो है
ओटी वाले ग्रुप के लोग हैं, ये सब ये बाकियों को छोटा समझते हैं, या ये जो है मेडिसिन वाले हैं ना, दिस टाइप ऑफ ग्रुप जो है, सब ग्रुप जो डीबीसी को जो कि डिवाइड करते हैं किसी भी सोसाइटी को, कम्युनिटी को या ऑर्गेनाइजेशन को, उस टाइप के ग्रुपिज्म जो है एनकरेज नहीं करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। एंश्योर फिजिकल फिटनेस, ठीक है, ये इंडिविजुअल भी है और साथ में जो है फिजिकल फिटनेस में, जैसे मैं अब आपको लगे एग्जांपल खराब लगेगा, और जो जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्डर दे रखा है कि जितने भी लेस देन सीनियर सिटीजन्स हैं, अब इसको सुन लो, वो लोग लिफ्ट को यूज नहीं करना है ना, नोटिस लगा रखा है मैंने, लिफ्ट इज ओनली फॉर पेशेंट्स, देयर अटेंडेंट्स एंड द सीनियर सिटीजन्स, ठीक है। अब मेरे को समझ में आ रहा है कि मैंने वो ऑर्डर क्यों निकाला, ताकि सारे बंदे फिट रहें, ठीक है। सीढ़ियाँ इस्तेमाल करेंगे या आपका जो रैंप इस्तेमाल करेंगे तो जो पैरों की मसल्स हैं, थाई मसल्स हैं, काफ मसल्स हैं, ठीक है, जो मजबूत रहेंगी, ठीक। तो अच्छा ऑर्डर है तो ब्रिंग दी होल यूनिट टुगेदर फॉर अवार्ड्स, सेरेमनीज एंड गेम्स, ठीक है। मंथली जो हम कौन सा एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए हम लोग हर महीने में करते हैं, तो 3 4 5 जो करते हैं उनको हम लोग अपनी तरफ से गिफ्ट देते हैं, ठीक है। ये पर्पज इसका यही है। ये हम फौज से सीख के आए हैं, इस टाइप की चीज़ें फौज में होती हैं, बाहर तो मैंने देखा नहीं था, ठीक है। बट इस ग्रुप में अभी आई थिंक सारे हॉस्पिटल्स में हो रहा है। अब हम कैसे जो है, अभी तक तो हमने क्या क्या मैनिफेस्टेशन थे, क्या थे, किसको क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, उसकी बात हो गई है। अब इंडिविजुअल लेवल पे जो है स्ट्रेस को या तनाव को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए या उससे लड़ने के लिए क्या किया जा सकता है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, कि नॉन साइकोलॉजिकल मेजर्स हैं और साइकोलॉजिकल मेजर्स, क्योंकि आपकी साइक, आपके इमोशंस, आपकी साइकोलॉजी, इसको अफेक्ट करता है तनाव, ठीक है। इन एडिशन टू योर बॉडी फिजिकल, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इसलिए इसको मैंने दो में बांटने की कोशिश की है, कि नॉन साइकोलॉजिकल मेजर्स कॉम्बैट करने के लिए और साइकोलॉजिकल मेजर्स। जो नॉन साइकोलॉजिकल मेजर्स हैं उसमें सबसे जो ऊपर मैंने लिखा है यह है रेगुलर डेली रूटीन। जिस बंदे ने रेगुलर डेली रूटीन नहीं बनाया, ठीक है, जो सिंगल चाइल्ड पेरेंट्स वाले हैं, वो पेरेंट भी फेस कर रहे हैं और वो बच्चे भी फेस कर रहे हैं, कि माँ बाप दो हैं, कमा रहे हैं दोनों के दोनों, अब बच्चा 1 या 1.5 या 2 हैं, ठीक है, और वो ना उनके सोने का टाइम है ना उनका सोने का टाइम, ना उनके जागने का टाइम है ना उनके जागने का टाइम है। तो ये बहुत बड़ा जो है स्ट्रेसर है इस टाइप की फैमिलीज के अंदर। इसलिए अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए जल्दी उठिए, सो दैट कि आप जो है हेल्थ बनी रहे और आपका रूटीन बना रहे। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना जरूरी है। अगर नहीं करेंगे देन आपका टॉलरेंस फॉर स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपका डायबिटीज, आपका ब्लड शुगर बढ़ेगा, जो आगे फर्दर बीमारियों की तरफ लेके जाएगा आपको, ठीक है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करनी है, 3 से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जो है कोशिश रहनी चाहिए कि सब लोग वॉक करें। अगर वॉक नहीं कर, मतलब दौड़ नहीं सकते हैं तो वॉक करें, वॉक नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत चलें, ठीक है। डाइट, तीसरा जो फार्मूला है वो है डाइट का, कि जो बैलेंस, भारत की जो बैलेंस डाइट है, रोटी दाल सब्जी, ठीक है, और कर्ड, सलाद, रोटी पे देसी घी और सब्जी में नींबू, ठीक है। मतलब अभी हो क्या रहा है, वो नींबू से खाना खाने के बाद में उंगलियां साफ करी जा रही हैं, और जो नींबू विटामिन सी दे रहा था आपकी बॉडी के लिए, आयरन एब्जॉर्ब करने के लिए, वो कहाँ चला गया नींबू निकल के, वो गर्म पानी की कटोरी में हाथ धोने के लिए काम आने लगा। दिस इज नॉन एज डेवलपमेंट, ठीक है। इस टाइप का डेवलपमेंट जो है, इसीलिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट, द अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग बार बार आ रहा है, इसको ना करें, ठीक है। इससे कभी भी कोई आपका ड्रिंक करने से एक बार को करोगे मस्त हो जाओगे, मगर क्या है वो आपको को स्ट्रेस फिर भी देगा। स्ट्रेस क्या देगा, अरे पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप चोरी करोगे, ठीक है, या आप अपने घर के अंदर करोगे, बाहर करोगे, गलत काम करोगे, ठीक है। वही स्मोकिंग करने के लिए, ड्रिंकिंग करने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए, इट इज बेटर टू अवॉइड। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज नहीं है, हमारा रेगुलर डेली रूटीन नहीं है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जैसे हमारे मार्केटिंग वालों की प्रॉब्लम है इस हॉस्पिटल के, देयर इज नो टाइम फॉर दीज पीपल। कब आना है कब जाना है कुछ नहीं पता इन लोगों को, डिस्पाइट क्लियर ऑर्डर्स की यार 9 बजे आके अपना पंच करो,
ताकि सुबह टाइम से जल्दी उठ जाओ। आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग इन दिस हॉल ओनली टू दिस पीपल, बट अभी तक इनके समझ में बात नहीं आई। यही रीजन है कि इनका दे आर फेल्योर द प्रेजेंट टीम ऑफ द मार्केटिंग। ठीक है, क्यों है? क्योंकि इनका कोई रूटीन नहीं है। ठीक है, रूटीन हैज टू बी मेंटेन। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करने के लिए आपको अगर 9 बजे का टाइम दिया गया है तो यू मस्ट कम एंड रिपोर्ट एट 9 o'clock। ठीक है, अभी वो टाइम 8:30 का कर दिया गया है। ठीक है, सो दैट आप आने के बाद देन यू वर्क, होल डे इज देयर फॉर वर्क। लेकिन अगर आपको कोई टाइम ही नहीं था, आप सुबह 9 बजे सो के उठोगे, 10 बजे सो के उठोगे, पता ही नहीं कहाँ गए, कहाँ क्यों गए, कैसे गए, देयर इज नो मॉनिटरिंग। ठीक है, यही रीजन है कि फेलियर का रीजन ये हो जाता है फिर अल्टीमेटली। इट इज बेटर टू रेगुलर योर डेली रूटीन। आपको अपने वर्क प्लेस पे टाइम पे पहुंचना जरूरी है। इसमें मैं मनोज खन्ना जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो है ग्रेट एचआर वाला क्या बोलते हैं उसे ऐप इम्प्लीमेंट डाला है, इम्प्लीमेंट किया है, और जिसमें ये बताया गया है कि टाइम पे आना है। ठीक है, सो दैट कि देयर इज ए डिसिप्लिन अमंग एम्प्लॉइज। अभी भी कुछ कंसल्टेंट ऐसे उनको लगता है कि बिलो डिग्निटी लगता है कि टाइम से नहीं करना। इसमें कोई ग्रेटनेस नहीं है कि हम ये सोच रहे हैं कि साहब हम टाइम पे नहीं आते। इट इज नॉट ग्रेटनेस, नहीं, ये आप, दिस इज योर फेलियर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप टाइम का मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, देन अवॉइड अनरियलिस्टिक डेडलाइंस एंड गोल्स। इतने बड़े गोल मत तय करो अपनी लाइफ के अंदर। कभी भी गोल तय करना है अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। कैपेसिटी का मतलब ये है कि एम आई क्वालिफाइड दैट गोल फॉर दैट गोल, एंड कैपेबिलिटी इज एम आई रेडी टू वर्क फॉर दैट। दिस इज डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी। ठीक है, तो अपनी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के हिसाब से गोल अपने डिसाइड कीजिए। ये नहीं कि आप आज निकलो जी मेरे को 10 लाख तनख्वाह मिलनी चाहिए। क्यों मिलनी चाहिए भाई? बाकी बेवकूफ हैं जो 20 साल 30 साल से काम कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस चीजों का अनरियलिस्टिक डेडलाइंस या गोल्स ना लगाएं अपने। सीधे प्रधानमंत्री बनने की ना सोचें। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के अंदर 60 साल लग गए। ठीक है, ऐसा तो नहीं पैदा होते प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक, तो ये सब पे एप्लीकेबल है। जो शेख चिल्ली टाइप का जो वो है लोगों का एटीट्यूड, जो कुछ लोग, हम बचपन में कहानियां सुनते थे, शेख चिल्ली सुना है ना आप लोगों ने, कि मैं पता नहीं क्या बन गया, क्या बन जाऊंगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन ना, अपने टाइम से ही बनोगे। इट इज बेटर जो आपके अनरियलिस्टिक गोल्स हैं, डेडलाइंस आप बना रहे हैं, उसको ना करें। छोटे छोटे गोल्स बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं। ठीक है, छोटे गोल्स में मैं अपना एग्जांपल देता हूं आपको। जब हम 10th में बीकानेर में थे तो जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल के अंदर जो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे, 35-40 एक्सपेरिमेंट होते थे उस समय पे, कि जो जिसमें मैं आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट। ठीक है, और सिमिलर टाइप के जो हमारे को 11 भी बोर्ड होता था, 11th भी बोर्ड थी राजस्थान में उस जमाने में, तो सेम टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 11th में भी थे। ठीक है, तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस लेके हमने कहा कि ना, 11th के एग्जाम के अंदर मेरा गोल ये रहेगा कि भैया हमें कोई सी पर्ची दे दो, एंड वही हमने किया। जब प्रैक्टिकल हमारा था तो डिग्री कॉलेज से एग्जामिनर आए थे, और हमारे वर्मा जी, मुझे आज भी याद है कि वो फिजिक्स एग्जाम इंटरनल एग्जामिनर थे, और जो वहाँ पे डूंगर कॉलेज है वहाँ पे, वहाँ से एक्सटर्नल एग्जामिनर आए थे, और मैं कहा जी हमें कोई सा एक्सपेरिमेंट दे दो, लास्ट पर्ची में दे दो। ठीक है, तो लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस रख के एंड देन वर्क टुवर्ड्स दैट। इट वाज ए स्मॉल गोल कि यार ये वाला जो पार्ट है एक्सपेरिमेंट के, ये जो है अगले 11th में ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको पूरे साल थोड़ा 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 काम करना पड़ेगा। ओपनिंग अप टू अदर्स, कम्युनिकेशन एंड वेंटिलेशन। इसमें क्या क्या कहा गया है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन विद होम? जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, जो आपके दोस्त लोग हैं, जो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, उन लोगों से अपना दुख को अपना शेयर करना। कि मुझे पता है कि मेरे बच्चे जो हैं, या मेरी जो सोन सो फ्रेंड है, या मेरा जो सोन सो सहेली है या दोस्त है, ये मेरे बारे में अच्छा सोचता है, उससे हम अपनी बात को कहें कि ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, और जब इस टाइप से करेंगे तो आप क्या है, अपना जो वेंट करो, क्या करोगे? यू विल वेंटिलेट योर थॉट्स with the help of this communication. To whom or with whom?
विद योर फ्रेंड्स, विद योर वेल विशर्स। कहने का मतलब ये है कि जो आपके, जिसको आप समझते हो कि आपके वेल विशर, मैंने एक बार पहले ही बोला था कि 10 साल में आप लगा लो जो 60-70 साल के या 20 साल 30 साल के लोग यहाँ पे हैं, 40 साल के लोग हैं, आपके कितने वेल विशर है? एक डिकेड के अंदर 10 साल में कम एक वेल विशर अगर बन गया तो समझ लो यू हैव अचीव्ड समथिंग। 50 साल की उम्र में अगर आपके 5 वेल विशर हैं, 5 ऐसे लोग हैं जिनको आप अपने मन की बात कह सकते हो, इस टाइप की, जिनको आप वेंटिलेट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आपको बड़ा सोच समझ करके जो आपके वेल विशर्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं या दोस्त जिनको आप समझते हैं या रिश्तेदार हैं, उनसे अपनी बात को कहें कि ये मेरी तकलीफ है, ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, ताकि वो आप अपना एक बोझ जो है, अपना जो एक स्ट्रेस है, अपनी जो प्रॉब्लम है, दूसरे को सुना करके, वेंटिलेट करके, कम्युनिकेट करके आप अपने यहाँ से बोझ हटा लेते हो। ठीक है, और धीरे 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 जो है इस चीज़ से जो है, उस स्ट्रेस से हम लोग जो है, जो जो भी इससे हो रहे हैं वो बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, आपको अपने ब्रेन को ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा या ब्रेन को ये आदेश देना पड़ेगा कि आज के बाद, ठीक है, खुद से कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम मुझे परेशान नहीं करेगी, मैं इस प्रॉब्लम के ऊपर हूं। ठीक है, जब हम अपने ब्रेन को आदेश देंगे तो जो एंडोर्फिन्स हैं, जो जो प्लेजर वाले हार्मोन्स हैं, वो आपकी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ठीक है, आपके जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स हैं उनका सिक्रीशन जो है उस हिसाब से कम होना शुरू हो जाएगा, आपके हैप्पीनेस वाले जो हार्मोन्स हैं वो सिक्रीट होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन टू होम योर नियर एंड डियर वंस इन द फॉर्म ऑफ वेंटिलेशन। वट एवर वेंटिलेशन क्या है, ऑक्सीजन गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, तो इसीलिए जो आपका जो अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ फीलिंग, इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, प्रॉब्लम, दिस शुड कम आउट। साइकोलॉजिकल मेजर्स, जो साइकोलॉजिकल मेजर्स हैं इसके लिए, हाँ हाँ ठीक, उसमें कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक की बात की गई है। मैं इन टेक्निक्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, क्योंकि ये टेक्निक्स अपने आप में जो है एक ब्रॉड सब्जेक्ट हैं और इसमें स्पेशलाइज लोग होते हैं टेक्निक्स को काम करने वाले लोग। तो जैसे सबसे पहला इसमें दिया गया प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। व्हाट इज दिस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन? कि आप आराम से कूल प्लेस में, ठंडे प्लेस में अगर अलग से आप लेट जाइए या बैठ जाइए, आंख बंद करके, या तो आप लेट के कर लो या आंख बंद करके कर लो, इधर अलोन और इन ग्रुप। ठीक है, उस समय पे आप अपने एक ग्रुप ऑफ मसल्स, जैसे पैर की मसल्स हैं, हाथ की मसल्स हैं, या आपकी उंगलियों की मसल्स हैं, हाँ, लिस्ट की मसल्स हैं, हाथ की मसल्स हैं, इनको ग्रुप के हिसाब से टाइट करें, रिलीज करें, टाइट करें, रिलीज करें। ठीक है, आप कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर, कोई डिस्टर्बेंस ना हो रहा हो ज्यादा। ठीक है, तो ये जो है जब आप करेंगे तो धीरे धीरे जो है ये आपके जो है टेंशन को कम करेगा, आपके स्ट्रेस को कम करेगा। बट इसके लिए क्या जरूरी है, आपको कोई एकांत प्लेस देखना है अपने घर के अंदर, या नहीं मिलता है या कुछ आपके कोई गार्डन वगैरह आसपास है, कोई पार्क वगैरह है, वहाँ पे जैसे लोग हैं वहाँ पे अपना आराम से बैठिए, या कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है कहीं है, वहाँ पे जाकर आराम से कोने में बैठिए कि शांति के साथ में। ठीक है, आँख बंद करके, और मस्त जो है टेंसिंग एंड रिलीजिंग दी डिफरेंट ग्रुप ऑफ मसल्स। ठीक है, ये हम करेंगे तो क्या है कि इससे बहुत बड़ा जो है टेंशन रिलीव होता है। वैसे ही इन जगहों पे शांत प्लेस में जो है नेगेटिव एनर्जी कम होती है। दूसरा है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, जो महेश योगी जी का आपने नाम सुना होगा। इन्होंने बेसिकली मेडिटेशन को साइंटिफिकली सोचने की कोशिश की। महेश योगी जी भारतवर्ष की हैं या थे, अभी हैं, है ना? तो महेश योगी, तो ये इन्होंने जो है ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो है नाम दिया था मेडिटेशन को अलग से, जो उसमें क्या इनका कि एफर्टलेस एंड एंजॉयबल मेडिटेशन, मतलब ऐसा ध्यान करना जिसमें हमें कोई ताकत नहीं लगा रहे, ठीक है, और आप एंजॉय कर रहे हो। ठीक है, कोई लाइट म्यूजिक लगा लिया हमने जो हमारी पसंद का म्यूजिक है ना, और शांत मुद्रा के अंदर जो है बैठ गए हैं या लेट गए हैं। ठीक है, और उस अच्छे से म्यूजिक को आप सुन रहे हो। ठीक है, वो जो मेडिटेशन है आप एंजॉय कर रहे हो उसको। ट्राई टू एंजॉय दैट म्यूजिक, ट्राई टू एंजॉय दैट
मेडिटेशन जो आप शांत मुद्रा के अंदर बैठे हुए हैं, वो अगर हम आप करेंगे तो ये महेश योगी जी ने उसको साइंटिफिकली जो है सिखाने की कोशिश की लोगों को। ठीक है। द नेक्स्ट इज योग, जो कि महर्षि पतंजलि, जो कि आप बाबा रामदेव जो सिखाते हैं। ठीक है। ये आप अकेले भी कर सकते हैं और ग्रुप में भी कर सकते हैं, टीवी पे भी देख के कर सकते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, सबसे पहले ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं कि आपकी सांस पे ध्यान देना, आंख बंद करके जो ओम चैंट करते हैं, और आप सांस पे अनुलोम विलोम है या कपालभाति है, ठीक है, ये भ्रामरी है। ठीक है। ये जो ध्यान है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, अगर आप इसको वैसे नाम दे दोगे योग जो है, तो इसमें क्या है कि अपने आप सांस पे ध्यान देते हो। जब आप सांस पे ध्यान देते हैं तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। ठीक है। आप काम एंड क्वाइट करते हो, सांस ध्यान दे रहे हो, नेचुरली आप अच्छे से सुबह सुबह जो है 4 बजे, 4:30, 5 बजे उठ करके अब ये कर रहे हो, योग कर रहे हैं, तो उस फ्रेश एयर होती है, चिड़िया की आवाज़, अगर आपके आसपास कोई पार्क है, ठीक है, चिड़ियों की आवाज़ आती है, तो उस वो जो एक समय है, भोर का समय जिसको कहते हैं, उस समय अगर हम आप इस टाइप से अपना कर रहे हैं तो ये बहुत आपको जो है एडवांटेज देता है। साथ साथ में इसमें जो है फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है, जो कि बाबा रामदेव जी कराते हैं। ठीक है। जो फिजिकल पोस्चर्स एंड मेडिटेशन फॉर वेलबींग, और ये ओवरऑल वेलबींग के लिए है योग हमारा। ये पता नहीं हमारे यहाँ क्यों लोग उसको योगा बोलते हैं, जबकि ये इसको योग बोलते हैं। कोई योगा बोलता है ना तो मुझे बड़ा खराब लगता है कि यार क्या यार, ये कैसे लोग हैं कि अच्छे खासे योग वर्ड को योगा बोल दिया। ठीक है। देन मेंटल ट्रेनिंग इट इज ए सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ओनली। और मेडिटेशन क्या मतलब, बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपने देखा होगा कि वो क्रॉसवर्ड्स आता है, क्या नाम है आपके न्यूज़पेपर में रोज एक क्रॉसवर्ड आता है। ठीक है। क्रॉसवर्ड देखा होगा सब लोगों ने, वो लाइनें मिलाते रहते हैं या सेंटेंस मैच करते रहते हैं। ये बेसिकली क्या है, मेंटल गेम है। ठीक है। तो ब्रेन गेम है, पजल्स हैं, नई स्किल सीखना, आपने नई लैंग्वेज सीखना। ठीक है। कोई नई लैंग्वेज सीखेंगे या कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया उसको चलाना सीखेंगे, कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, या आप नया मोबाइल है उसको चलाना सीखें, जस्ट शौक के तौर पे। ठीक है। नया कोई गजेट है उसको चलाना सीखें। ठीक है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, व्हाट इज दिस माइंडफुलनेस, कि हमें पास्ट पे ध्यान नहीं देना, ना फ्यूचर पे ध्यान देना। एक समय याद हो, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव क्या है, पास्ट की वजह से है, और फ्यूचर की, पहले क्या थे और क्या बनेंगे। ठीक है। ये प्रेजेंट की बात करता है माइंडफुलनेस। प्रेजेंट के अंदर जो है एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है, बहुत सारे फॉर्म्स के अंदर है ये, ब्रीदिंग के फॉर्म में भी है, और बॉडी स्कैन। ठीक है। कि सिस्टमेटिकली ब्रिंग योर अटेंशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ठीक है। नोटिसिंग एनी सेंसेशन विदाउट जजमेंट, कि आप अपनी बॉडी को, आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, बॉडी को आंख बंद करके स्कैन कर रहे हैं। ठीक है। और उसमें आप विदाउट एनी जजमेंट, प्रेजेंट के अंदर व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है। डीप सीइंग जो है माइंडफुलनेस के अंदर, डीप सीइंग क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम जो है सरसरी दृष्टि देख लिया, व्हाट इज डीप सीइंग, कि उसको हम ध्यान से देख रहे हैं, और ध्यान से देखेंगे तो उसमें हमें उसकी बहुत सारी माइनर चीजें नजर आएंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आएंगी जिसमें आपका रूटीन में ध्यान नहीं गया, सेम आइटम को। ठीक है। तो ये बेसिकली कंसंट्रेटिंग ऑन अ स्पेसिफिक थिंग, कि आपकी सांस पे कंसंट्रेट करना, आपके बॉडी की स्कैनिंग करना। ठीक है। और किसी वस्तु पे करना। लिसनिंग, डीप लिसनिंग, आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं, तो आप, एक तो होता है कि जस्ट वैसे ही सुन रहे हैं, एक होता है कि अच्छी यार इसकी वर्ड्स बड़े अच्छे हैं, फिर और ध्यान से सुना, नहीं इसकी लय भी बड़ी अच्छी है, और ध्यान से सुना, यार अच्छी इसमें बंदा जो है इसके विचार बड़े अच्छे हैं। ठीक है। इस टाइप से क्या है कि आप जो है ये माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस कहलाती हैं। ठीक है। सिमिलरली वॉकिंग मेडिटेशन, कि वॉकिंग मेडिटेशन जो माइंडफुल एक्सरसाइज का पार्ट है, कि नंगे पैर, आपने देखा होगा कि कुछ लोग गार्डन में या पार्क में नंगे पैर वॉक करते रहते हैं, तो जब व्हेन दे आर वॉकिंग, तो दे आर फीलिंग दी ग्रास, कि भाई ग्रास है, जमीन है, मिट्टी है, उसका आनंद ले रहे हैं। ठीक है। दिस इज नोन एज माइंडफुलनेस वॉकिंग। ठीक है। कि आप वॉक करते वक्त भी जो है आपने घास का आनंद ले रहे हो, गीली मिट्टी अगर लग गई उसका आप आनंद ले रहे हैं। ठीक है।
तो ये चीजें वो देखने की वाली बात है, ठीक है। माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग क्या है कि खाना तुम रोज खाते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे कोई चीज हम कोई खाना खा रहे हैं तो उसका टेस्ट, उसकी फ्लेवर, उसकी स्मेल, ठीक है, उसके बारे में हम पॉजिटिव सोचते हैं, सोचें कि भाई यार इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, अच्छा यार कितनी मेहनत की है हमारे वाइफ ने या मदर ने, ठीक है, ऐसा ही टेस्ट का गुड टेस्ट, ठीक है, ये स्मेल फ्लेवर बहुत अच्छी है। तो इसको क्या है, जिसको कहते हैं ना, खाते वक्त कहते हैं ना कि एक खाने को 32 बार चबाना, 32 दांत हैं, 32 बार चबाना चाहिए। दैट इज, अगर आप 32 बार चबा रहे हैं और उसको इंटरेस्ट लेके चबा रहे हैं, माइंडफुल होकर के चबा रहे हैं, तब उसका वट एवर एसेंस, जो भी आपके जो ओरल कैविटी के अंदर जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो अंदर जाएंगे अच्छे से और उसका जो है डाइजेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपके इमोशंस को कम करती हैं। देन आपका आता है मेंटल ट्रेनिंग के अंदर ही ग्रेटिट्यूड, ठीक है। किसी ने आपका कोई काम किया है तो उसको मन से, दिल से आप ग्रेटिट्यूड करें। सबसे पहले तो भगवान का करें ना, जैसे सुबह सुबह उठते हैं, भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो ग्रेटिट्यूड जो है, जैसे ही हम ग्रेटिट्यूड करेंगे तो हमारे अच्छे एंडोर्फिन्स, हम वी विल फील हैप्पी, ठीक है, उस टाइप का। ट्रीट योरसेल्फ विद कंपैशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने को भी इंपॉर्टेंस देनी है। क्या करनी है? खुद को इंपॉर्टेंस देनी है। खुद को कैसे इंपॉर्टेंस देनी है कि मैं हूं, मेरा शरीर है, मुझे इसका ध्यान रखना है, मुझे साफ सफाई से रहना है, मुझे इस शरीर को अब्यूज नहीं करना है, मुझे जो है बैलेंस डाइट खानी है, मुझे जो है वो टाइम से उठना है, टाइम से सोना है, ठीक है, मुझे जो है जरूरत पड़ने पे अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी कहानियां सुननी है, अच्छा म्यूजिक सुनना है, ताकि मेरी बॉडी के अंदर जो नेगेटिव चीजें हैं वो धीरे 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 बाहर निकले, ठीक है। तो ये जो है इसका जो क्या कहते हैं अपना इसका मेंटल ट्रेनिंग का, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द मेंटल ट्रेनिंग, ट्रीट योर सेल्फ विद कंपैशन। कहते हैं ना भाई, कंपैशन जो है वो क्या क्या बोलते हैं उसका, वो जो सिंपैथी एम्पैथी, ठीक है, सबकी तरफ कर लोगे, अपनी तरफ नहीं करोगे। इट इज बेटर कि अपने प्रति हमें खुद को भी उसी हिसाब से हम इंपॉर्टेंस दें, अपने शरीर को इंपॉर्टेंस दें, अपने विचारों को इंपॉर्टेंस दें, अपने रिलेशंस को इंपॉर्टेंस दें, और अपने हर चीज़ों का जो है ध्यान रखें। नेक्स्ट इज मसाज थेरेपी। आपने देखा होगा कि सिर दर्द होता है तो सिर दबाया जाता है, या पैर दर्द है, वो है मसाज थेरेपी, बड़ी अच्छी साइंटिफिक वो है। इस मसाज के ऑयल्स भी आते हैं, मसाज वैसे भी जो है, आप सुबह से जाते हो, अगर आप बच्चा आपके पैर पैर दबा देता है या कुछ, तो आपको वैसे ही मन खुश हो जाता है, तो बच्चा भी मेरा ठीक है, और जो है आपको हैप्पीनेस वैसी भी आ जाती है कि यार चलो मेरा पैर भी दब गया, मेरा वो भी ठीक हो गया, ठीक है। देन इज द म्यूजिक थेरेपी। म्यूजिक, जैसा भी मैंने बताया था कि म्यूजिक जो है, जो वट एवर म्यूजिक यू लाइक, जैसे मेरा अपना लाइफ का वो है कि मुझे म्यूजिक जो है बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं जब अकेला ड्राइविंग करता हूँ तो मैं जो है, जो सबसे अच्छे जो पुराने गाने जो मुझे पसंद है वो आ रहे होते हैं, विद भारती पे आते हैं, ठीक है, वो मैं जो है अच्छी खासे वॉल्यूम पे, ठीक है, उसको सुनता हूँ, ठीक है। और कितना ही हेडेक हो रहा हो, कितना ही नींद आ रही हो ड्राइविंग के टाइम पे, अगर मेरे पसंद के म्यूजिक के गाने लग गए, ठीक है, पहले तो मुश्किल होते थे, आजकल तो सब कुछ पसंद का आप लगा लो, नेट खोल लो, सब अपने हिसाब से लग जाता है, अपने गाने अपने चूज कर लो, ठीक है। पहले जमाने में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो म्यूजिक थेरेपी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि आपको इस गाने पे डांस करने का मन कर रहा है, जरूर करो भाई, ठीक है। आपको लगता है कि आपको डांस करना नहीं आता है, जरूर करिए, जैसा भी आता है वैसा करो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है आपके जो पॉजिटिव हार्मोन्स हैं, जो एंडोर्फिन सिक्रीट करने के लिए, आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यार कोई क्या सोचेगा, अरे कोई किसी शादी में गए, आपका मन कर रहा है, खूब डांस करो ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन शराब पी के मत करो, नहीं तो और नुकसान करेगा वो, ठीक है। आपको वैसे आप अकेले घर में हो तो अपने अपने हिसाब से गाना लगाओ, म्यूजिक लगाओ, डांस करो, ठीक है। हेल्थ की हेल्थ बनेगी, साथ में फिजिकल हेल्थ भी बनेगी, ब्रेन की हेल्थ भी बनेगी, और स्ट्रेस भी कम होगा, इमोशनली भी आप स्ट्रांग बनेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले बनेंगे। एंड देन द ह्यूमर थेरेपी। आपने देखा होगा कि जो है वो ह्यूमर थेरेपी मतलब कि जो आजकल जो लाफ्टर क्लब बने हुए हैं, ठीक है,
2 बंदे 4 बंदे मिलके 6 बंदे मिलकर के अपना जो है हंस रहे हैं, तो उससे भी आपका जो है एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, सेरोटोनिन वगैरह रिलीज होते हैं, और आपका जो नेगेटिविटी जो है बाहर निकलती है, ठीक है, आपकी एंग्जाइटी कम होती है। देन सेकेंडरी लेवल पे क्या है, वो तो प्राइमरी लेवल कि अगेन है मैनेजमेंट। सेकेंडरी लेवल पे रेस्ट, शॉर्ट रिस्पाइट फ्रॉम एक्टिविटीज, के बीच बीच में जो है कंटिन्यूस काम कर रहे हो उसमें रेस्पाइट जो थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर लें। हॉट फूड, ब्रीफ पीरियड्स ऑफ सेडेशन। व्हाट इज दिस ब्रीफ पीरियड ऑफ सेडेशन? जो जैसे आफ्टरनून नैप है, अगर उसको मेडिकल लैंग्वेज में लेंगे तो जैसे जो आप सेडेट करते हो, प्रोपोफॉल जो दे रहे हो आप, ये प्रोसीजर्स करने के लिए कर रहे हो, ठीक है, बंदे एंग्जाइटी कम हो जाती है ना। डीप ब्रीदिंग, अगेन रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्रोक्सी मसल रिलैक्सेशन। गाइडेड इमेजरी, व्हाट इज दिस गाइडेड इमेजरी? मेंटल इमेजरी रिलैक्सेशन, आइडेंटिफाई नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड डेवलप हेल्दी एंड पॉजिटिव टॉक, ठीक है। तो गाइडेड इमेजरी जो है इसमें, हाँ जी, कहता है वेयर इंडिविजुअल इमेजिन ए पीसफुल सीन और सिचुएशन, मतलब आप घर में हैं और क्या इमेजिन कर रहे हैं कि मैं शिमला के अंदर जो है गया हुआ हूं या नैनीताल गया हुआ हूं और चारों तरफ जो हरियाली है, बड़े अच्छे अच्छे फूल पौधे, फूल लगे हुए हैं, ठीक है, और तो वो उससे जो आपको शांति मिलेगी, दैट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेडेड इमेजरी, ठीक है, और ये एक टाइप की रिलैक्सेशन टेक्निक है, ठीक है। सिमिलरली जो है सेंसेशंस का है कि फोकस ऑन साइट, साउंड, स्मेल, कि आप खाने का जो है आपके दिमाग में लग रहा है कि अच्छा यार कितना बढ़िया जो है इस टाइप की स्मेल है ना, आप जस्ट इमेज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, ये भी आपको जो है सूदिंग जो है इफेक्ट देती चीज के करता है, ठीक है। फिजिकल रेस्पॉन्स क्या, एज यू एंगेज योर इमेजिनेशन योर बॉडी एंड नर्वस सिस्टम में रेस्पॉन्ड लीडिंग टू रिलैक्सेशन एंड रिड्यूस स्ट्रेस बेनिफिट, ठीक है, इसका एडवांटेज है इसका। तो ये क्लियर हो गया कि भाई गाइडेड इमेजरी एज ए रिलैक्सेशन टेक्निक, कि इसमें आप विजुअलाइज कर रहे हो या जो आपके सेंसेशंस हैं, इंद्रियां जो हैं, जो मेन जो इंद्रियां हैं सूंघने की, खाने की, ये जो टेस्ट वाली और आंखों वाली जो भी है, इमेजिनेशन जो है वो आप उसमें आप इमेजिन करते हो प्रेजेंट के, ठीक है। म्यूजिक वाला ऑलरेडी बात हो गई है। ये लास्ट में ये है बायोफीडबैक। एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर बायोफीडबैक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये बायोफीडबैक बेसिकली है क्या कि हम सेंसर्स को यूज कर रहे हैं, मशीन्स को यूज कर रहे हैं, और विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स हम लोग जो हार्ट रेट है, ब्रीदिंग रेट है ना, SpO2 है, ये सारी चीजें चेक कर रहे हैं, ECG कर रहे हैं, EEG कर रहे हैं, ठीक है। बट इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है, इसके अलग से कोर्सेज होते हैं कि हमने EEG जो है किसी के EEG की लीड्स लगाई, बंदा स्ट्रेस में है, उसमें जो न्यूरोलॉजिस्ट देख सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई इस समय पे, जब आप इस समय पे आपका ये जो ग्राफ है दिख रहा है, ये आपका रिलैक्सेशन का ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो काइंडली प्रैक्टिस दिस थिंग कि आप इस समय पे, ठीक है, कि आपको 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद में या दो, है ना, आपका रिलैक्सेशन वाली फेज आती है। तो विद द हेल्प ऑफ दीज सेंसर्स और दीज मशीन हम इसकी प्रैक्टिस करना सिखाते हैं आपको, जो इसका जो क्या कहते हैं अपना थेरेपिस्ट है। और इस टाइप की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि बिना मशीन के भी, अल्टीमेटली है क्या है, बिना मशीन के भी हम उस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली ECG का है, ECG के जो है एक तरह से बायोफीडबैक वाली मशीन है। EMG जो है कि मसल की एक्टिविटी को आप देख रहे हो किस समय पे टेंस है, किस समय पे रिलैक्स है, ठीक है। तो वो वाली प्रैक्टिस आपको विदाउट मशीन जो है, जब आप करते हो, कुछ दिन करोगे मशीन के साथ, तो आपको उसके बाद पता लग जाएगा कि मैं इस टाइप से पड़ा रहता हूँ, इस टाइप से मैं करता हूँ, तो मुझे जो है इस टाइप की जो है रिलैक्सेशन आ जाता है। तो अल्टीमेटली क्या है, ट्रेनिंग ये है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंसर्स एंड मशीन, ट्रेनिंग है, और उसके बाद में बिना इनके सेंसर्स के और मशीन के जो है हम उसको अपने एंग्जाइटी को इसको कम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली बायोफीडबैक मैकेनिज्म है, ये इस टाइप की है, ठीक है। नेक्स्ट है
इसके बारे में बाद में बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। बेसिकली ये क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस डीब्रीफिंग, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि जब मास लेवल पे, जैसे कहीं कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया है, या हॉस्पिटल के अंदर जो है ये लोग आईसीयू वाला टीम हमारी काम कर रही है, ठीक है, और ये किसी पेशेंट के ऊपर लगे हुए हैं, यार बचना चाहिए, यार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फाइनल अल्टीमेटली पेशेंट मर जाता है, ठीक है। या ये जो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोसर्जन लगे हुए हैं कि यार जो है इसको जो है इसको चलाना है हमने, ठीक है, और वो फाइनली जो है पैरालिटिक होकर के निकल जाता है पेशेंट, जैसे न्यूरोसर्जरी के केस है ना, पैरालिटिक हो गया, जिंदगी भर के लिए पैरालिटिक हो गया, ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रेस क्रिएट करता है किसके अंदर, अमंग टीम, तो उसको करने के लिए उस टीम को कैसे स्ट्रेस फ्री करा जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि ये एक तरह से क्रिटिकल इंसिडेंट हो गया ना ये, कि आपने कोई सर्जरी की, पेशेंट आपका ठीक नहीं हुआ है, या आप आईसीयू में लोग लगे हुए हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, पूरी टीम लगी हुई है, फाइनली पेशेंट यू हैव लॉस्ट द पेशेंट। तो ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट है, ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, या कोई भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, तो वो लोग कोई काम कर रहे हैं और फाइनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उनका काम पूरा नहीं होता, ठीक है। तो ये अपने हेल्थ केयर एग्जाम के अगर एग्जाम्पल देंगे, तो इसमें अल्टीमेटली क्या होगा कि एक हीलर्स का ग्रुप, या जैसे सीनियर्स, एक ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स हैं, या ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट हैं, ग्रुप ऑफ कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें साइकोलॉजिस्ट भी होगा, साइकेट्रिस्ट भी होगा, या जो भी आपस में जो भी है, ठीक है। तो ये जो है क्या करते हैं कि पूरे पूरे जो है उस इंसिडेंट के बारे में पता करते हैं। पहली स्टेप जो, अगर आप आगे देखोगे कि द फर्स्ट स्टेप इज इंट्रोडक्शन एंड असेसमेंट, कि जो फैसिलिटेटर है एक क्रिटिकल इंसिडेंट के बाद में, जो फैसिलिटेटर मतलब जो आपको सपोर्टिंग ग्रुप है, जो सपोर्ट कर रहा है ग्रुप, वो इसके बारे में पूरी नॉलेज, इंसिडेंट की डिटेल गैदर कर लेगा। फिर जो है जो कि ये जो ग्रुप मेंबर्स हैं, वो उनसे बात करेगा और उनको एनकरेज करेगा कि आप एक्चुअली क्या हुआ था, है ना, क्या पेशेंट था, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन किए, क्या हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। देन फिर वो यह थॉट्स एंड इमोशन फेज, तीसरी फेज क्या है, थॉट्स एंड इमोशन की फेज। इसमें क्या है, ग्रुप मेंबर्स जो हैं ये दे डिस्क्लोज दी थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि यार ऐसा करते तो ऐसा होता, यार ये नहीं किया यार हमने, या ये ऐसे समय पे करना चाहिए था, या ये थोड़ा सा डिले हो गया 2 मिनट के अंदर हमारे, या 5 मिनट की डिले हो गई, ठीक है। तो ये उस टाइप का जो है थॉट्स एंड इमोशंस का ग्रुप जो है, उसको आप मौका दे रहे हो ग्रुप को, जो फैसिलिटेटर्स है। द नेक्स्ट इज रिएक्शन फेज, कि फैसिलिटेटर्स हेल्प ग्रुप मेंबर्स टू टेल देयर रिएक्शंस, यार अब क्या होगा, कोई केस कर देगा तो क्या होगा, पीयर ग्रुप रिव्यू के अंदर जाना पड़ेगा, या नौकरी से निकाल लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने फियर्स कि भी फ्यूचर में क्या हो सकता है इस टाइप के इंसिडेंट की वजह से, ठीक है। द नेक्स्ट इज सिम्टम फेज, कि अब यहां पे बंदा जो है सिम्टम फेज के अंदर, इसको फैसिलिटेटर पहले ही बता देता है कि भाई साहब तेरे को यार थोड़ा नींद कम आएगी, भाई रेस्टलेस रहेगा, टेंशन रहेगा, ठीक है, इसको नहीं करना है, इसको कूल होकर देखना है, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लेना, खाना वाना ठीक से खा लेना, ठीक है, जा घर पर जाकर लड़ाई मत करना, ठीक है, टाइम से सो जाना, ठीक। तो वो क्या है, वो सारी चीजें। फिर ये देन टीचिंग फेज है, टीचिंग फेज के अंदर जो है इस टाइप का जो ट्रॉमा है, फिर इसमें जो है फैसिलिटेटर प्रोवाइड साइको एजुकेशन अबाउट ट्रॉमा, स्ट्रेस, कोपिंग स्किल्स, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये इसकी नेक्स्ट फेज है। लास्ट फेज क्या है, री एंट्री फेज इसके अंदर, क्रिटिकल इंसिडेंट स्ट्रेस डीब्रीफिंग के अंदर, कि ग्रुप को साथ लेके बैठते हैं, फैसिलिटेटर भी बैठते हैं, और उसमें कि भाई क्या इंसिडेंट हुआ था, इसके बारे में कहाँ पे मिस्टेक हुई है, या कहाँ पे जो है चूक हो गई हमसे, या कहाँ कहाँ पे जो है क्या कहते हैं अपना, आपने क्या सीखा, क्या मैसेज लिया इससे कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। या उसको जैसे उसको भाई पेशेंट नहीं बचता, भाई नहीं बचना था, कोई बात नहीं, बट हम अपने को क्यों स्ट्रेस लें, तो वो डीब्रीफिंग के अंदर चीज आएगी उसके अंदर, है ना। रिसोर्सेज प्रोवाइड, जो फैसिलिटेटर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फैसिलिटेटर जो ग्रुप है, वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा कि इस टाइप से रिसोर्स के जो है कि आपने सपोज आपको बोला गया चल 2 दिन तुम रेस्ट करो, 2 दिन के अंदर 2 दिन रेस्ट करो जाकर, बिल्कुल डोंट थिंक ऑफ दिस इंसिडेंट, ठीक है। इस टाइप की चीज है। फैसिलिटेटर विल आंसर एनी एडिशनल क्वेश्चन, आपके कोई एडिशनल कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई गिला शिकवा है, ठीक है, तो वो जो है फैसिलिटेटर ग्रुप है, वो जो इंसिडेंट में लोग इन्वॉल्व थे उन लोगों से, उनसे
एडिशनल क्वेश्चंस के जवाब देगा एंड फोकस ऑन मूविंग फॉरवर्ड पास द ट्रॉमेटिक। एंड ये अल्टीमेटली क्या होगा, फोकस ऑन मूविंग फॉरवर्ड, कि भाई आगे जो है, जो हो गया वो हो गया है, आगे हमने जो सावधानी की तरह से मूव करना है और हमें और भी जो है अच्छे तरीके से काम करना है, सो दैट कि सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स दे आर नॉट रिपीटेड सेकंड टाइम और थर्ड टाइम वट है ना। और जो है आगे लाइफ के अंदर जो स्ट्रेस फ्री लेकर के, जैसे हम लोग हेल्थ केयर फील्ड वाले हैं तो हम लोग जो है अपने फील्ड के अंदर अच्छे से काम करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।